नमस्कार। सोचिए 200 साल की गुलामी के बाद एक देश आजाद होता है। यह था हमारा भारत, आजादी के ठीक बाद। लेकिन इस आजादी के साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी था। यह कहानी है भारत के उस बड़े नेशनल एक्सपेरिमेंट की कि कैसे एक इकोनॉमी को बिल्कुल जीरो से खड़ा किया जाए। 200 सालों के शोषण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा फूटा था, इंडस्ट्रीज थी ही नहीं और करोड़ों लोग भयंकर गरीबी में जी रहे थे। तो देश के लीडर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था, आखिर इस देश को फिर से बनाने की शुरुआत कहां से की जाए। चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या रास्ते निकाले। तो इस सफर की शुरुआत में भारत एक ऐसे चौराहे पे खड़ा था जहां से लिया गया हर एक फैसला आने वाली कई पीढ़ियों के लिए देश की इकोनॉमिक किस्मत तय करने वाला था। उस वक्त दुनिया, आप जानते हैं, दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ था अमेरिका का कैपिटलिस्ट मॉडल जो कहता था कि बाजार को खुला छोड़ दो, सब कुछ प्राइवेट हाथों में दे दो, और दूसरी तरफ सोवियत संघ का कम्युनिस्ट मॉडल जहां सब कुछ सरकार के कंट्रोल में था। अब सवाल यह था कि भारत किधर जाएगा, किसी एक तरफ झुकेगा या फिर अपना कोई तीसरा ही रास्ता बनाएगा। तो फिर भारत ने क्या चुना? देखिए, किसी बने बनाए रास्ते पर चलने के बजाय हमारे नेताओं ने कुछ बिल्कुल अलग सोचा। उन्होंने फैसला किया कि भारत अपना रास्ता खुद बनाएगा। और ये रास्ता था मिक्स्ड इकोनॉमी का। अब इसका मतलब क्या था? सीधा सा मतलब था कि देश के लिए जो जरूरी चीजें हैं, जैसे बड़ी इंडस्ट्रीज, डिफेंस, वो सरकार संभालेगी, और बाकी चीजें जैसे कंज्यूमर गुड्स, खेती, उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। ये ना तो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट था, ना ही कम्युनिस्ट। ये एक बीच का रास्ता था, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। इस नए मॉडल को भारत ने अपना सोशलिस्ट मॉडल कहा। हाँ, लेकिन यह सोवियत संघ वाला समाजवाद नहीं था। यहां समाजवाद का मतलब था सोशल जस्टिस, यानी सरकार विकास को इस तरह गाइड करेगी कि गरीबी और असमानता कम हो। और इसी सोच ने दशकों तक भारत की पॉलिसीज को दिशा दी। तो आखिर ये सब किया क्यों जा रहा था? क्या थे इसके पीछे के गोल्स? मकसद साफ था, देश के रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना, गरीबी और बेरोजगारी से लड़ना, खेती और इंडस्ट्री दोनों को एक साथ आगे बढ़ाना, और सबसे बड़ा लक्ष्य था देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। अब इन बड़े बड़े लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए एक टूल चाहिए था, एक तरीका, और यह आइडिया आया सोवियत संघ से। 5 ईयर प्लान्स, यानी पंचवर्षीय योजनाएं। और इन प्लान्स को बनाने के लिए 15 मार्च 1950 को बनाई गई प्लानिंग कमीशन, यानी योजना आयोग। आप इसे देश का इकोनॉमिक ब्रेन समझ सकते हैं। इसके चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री होते थे, और इसका काम था अगले 5 साल के लिए देश के डेवलपमेंट का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो ये सिलसिला शुरू हुआ 1951 में। पहला 5 ईयर प्लान, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सब एक के बाद एक। लेकिन फिर एक ब्रेक लगा। 1966 से 69 तक इसे प्लान हॉलिडे कहा गया। वजह? देश उस वक्त युद्ध और भयंकर सूखे जैसी बड़ी मुश्किलों से गुजर रहा था, जिसने हमें अपनी स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया। जो पहला प्लान था उसका फोकस एकदम क्लियर था। देश की सबसे पहली जरूरत यानी खाना, पूरा जोर एग्रीकल्चर पर था। भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बड़े डैम्स में भारी इन्वेस्टमेंट किया गया ताकि खेतों तक पानी पहुंचे और देश को अकाल के खतरे से बाहर निकाला जा सके। अब जब पेट भरने का इंतजाम हो गया तो सेकंड प्लान में फोकस एकदम पलट गया। अब नजर खेतों से हटकर फैक्ट्रियों पर थी। जोर था हेवी इंडस्ट्रीज पर, स्टील, मशीनरी, पावर, ताकि एक आत्मनिर्भर भारत की इंडस्ट्रियल रीढ़ की हड्डी तैयार हो सके। ये जो प्लानिंग का दौर था ना, इसने भारत को कुछ ऐसे बड़े बदलाव दिए, ऐसी क्रांतियां दी जिन्होंने देश की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी हरित क्रांति की। हुआ ये कि 1967-68 के आसपास कुछ कमाल की चीजें एक साथ हुईं। हाई क्वालिटी वाले बीज, फर्टिलाइजर्स और बेहतर सिंचाई के तरीके, इन सब ने मिलकर खेती की पैदावार में जैसे एक धमाका कर दिया। भारत की फूड सिक्योरिटी के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट था। और इस पूरे एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे जो विजनरी थे वो थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्हें हम आज फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और इसका असर वो तो बस कमाल का था। खासकर गेहूं का प्रोडक्शन तो मानो आसमान छूने लगा। इसने भारत को एक ऐसे देश से जो अनाज के लिए दूसरों पर निर्भर था, एक ऐसे देश में बदल दिया जो अपना पेट खुद भर सकता था। आत्मनिर्भरता का सफर सही मायनों में शुरू हो चुका था।
तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने तो देश के अनाज के भंडार भर दिए। लेकिन एक और क्रांति थी जिसने पोषण की तस्वीर बदली। ये थी व्हाइट रेवोल्यूशन, यानी श्वेत क्रांति। मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले वर्गीज कुरियन की लीडरशिप में इस आंदोलन ने करोड़ों छोटे दूध किसानों को जोड़ा और देखते ही देखते भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया। अब देखिए, जैसे जैसे वक्त बदला, भारत की इकोनॉमी बदली, तो जाहिर है उसे चलाने वाले तौर तरीके और इंस्टीट्यूशंस को भी बदलना था। और यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। तो जो प्लानिंग कमीशन 1950 में बनी थी, जिसने 60 साल से भी ज्यादा भारत की इकोनॉमी को गाइड किया, उसे 2014 में खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कई लोगों का मानना था कि इसका जो टॉप डाउन अप्रोच था, मतलब दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए प्लान बनाना, वो अब आज की दुनिया में फिट नहीं बैठता था। और फिर 2015 में इसकी जगह आई एक नई बॉडी, नीति आयोग। अब इन दोनों के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। इसे ऐसे समझिए, प्लानिंग कमीशन एक आर्किटेक्ट की तरह थी जो एक सख्त ब्लूप्रिंट बनाती थी और पैसे भी बांटती थी। वहीं नीति आयोग एक थिंक टैंक है, एक सलाहकार। इसका काम प्लान थोपना नहीं, बल्कि सरकार को स्ट्रैटेजिक एडवाइस देना है, पॉलिसी पर गाइडेंस देना है। तो एक सेंट्रलाइज प्लानिंग मॉडल से लेकर एक एडवाइजरी थिंक टैंक तक भारत की जो इकोनॉमिक जर्नी है, वो लगातार बदलने और सीखने की कहानी है। इस सफर में कई सफलताएं मिली, कुछ असफलताएं भी, और बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज जब भारत दुनिया के नए चैलेंजेस का सामना कर रहा है, तो ये सवाल आज भी उतना ही बड़ा है कि इस महान राष्ट्रीय प्रयोग का अगला चैप्टर कैसा होगा। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं था। अरे ये तो एक मौका था अपने इकोनॉमिक फ्यूचर को, अपनी किस्मत को खुद लिखने का। तो चलिए आज़ाद भारत की इसी इकोनॉमिक जर्नी की कहानी को समझते हैं। तो सवाल ये है कि एक नया देश जिसके सामने इतनी सारी चुनौतियां थीं, उसने अपनी इकोनॉमिक डायरेक्शन कैसे तय की? मतलब ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। इस एक सवाल के जवाब पर ही तो भारत के आने वाले दशकों का भविष्य टिका था। तो आज़ादी के बाद भारत, समझिए, एक चौराहे पर खड़ा था। उसे एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल चुनना था जो करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाल सके और देश की तरक्की की नींव रख सके। उस वक्त दुनिया में मोटे तौर पर दो ही बड़े इकोनॉमिक मॉडल्स चल रहे थे। एक था कैपिटलिस्ट मॉडल, जहां मतलब सारी बड़ी कंपनियां, सारे रिसोर्स, सब कुछ प्राइवेट हाथों में होता है। और दूसरी तरफ था कम्युनिस्ट मॉडल, जहां सब कुछ सरकार के कंट्रोल में था। अब दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान थे और भारत को इनमें से एक रास्ता चुनना था। तो भारत ने क्या किया? उसने ना तो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट रास्ता चुना और ना ही कम्युनिस्ट, बल्कि भारत ने अपना खुद का एक यूनिक, एक तीसरा रास्ता बनाया। एक ऐसा रास्ता जो पूरी तरह से भारत की अपनी जरूरतों के हिसाब से था। और इस रास्ते को नाम दिया गया मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब ये था एक बीच का रास्ता, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर देश के विकास में हाथ बटाएंगे। मतलब कुछ बहुत जरूरी इंडस्ट्रीज वो सरकार ने अपने पास रखी और बाकी को प्राइवेट कंपनीज के लिए खोल दिया गया। पर देखिए, ये सिर्फ एक आइडिया नहीं था। इसे असल में लागू करने के लिए एक सॉलिड प्लान की जरूरत थी, और वो प्लान था प्लान्ड डेवलपमेंट, यानी नियोजित विकास। इसका मतलब सीधा सा था, देश का विकास किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उसे बाकायदा प्लान करके, सोच समझकर आगे बढ़ाया जाएगा। और इस प्लानिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो भी बिल्कुल क्लियर थे, जैसे कि देश के जो भी रिसोर्सेज हैं उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल हो, गरीबी और बेरोजगारी कम की जाए, और हाँ, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों के बीच एक बैलेंस बनाकर विकास किया जाए। अब इस प्लान डेवलपमेंट को हकीकत में बदलने के लिए जो तरीका अपनाया गया वो था 5 ईयर प्लान्स का, पंचवर्षीय योजनाएं। और ये आइडिया ये सोवियत यूनियन से इंस्पायर होकर लिया गया था, जहां प्लानिंग के जरिए बड़े बड़े इकोनॉमिक गोल्स हासिल किए जाते थे। और इतने बड़े काम को अंजाम देने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया, द प्लानिंग कमीशन, यानी योजना आयोग। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। ये बेसिकली एक एडवाइजरी बॉडी थी जिसका काम था देश के लिए ये 5 ईयर प्लान्स तैयार करना। तो ये दौर शुरू हुआ 1951 में पहले 5 ईयर प्लान के साथ। इसमें पूरा फोकस एग्रीकल्चर पर था। भाई, उस वक्त देश के लिए फूड सिक्योरिटी से बड़ी कोई चुनौती नहीं थी। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगले ही प्लान में, यानी दूसरे प्लान में, फोकस शिफ्ट होकर इंडस्ट्रीज पर चला गया
और बस यहीं से वो बहस शुरू हो गई कि भारत के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, खेती या उद्योग। खैर, ये सिलसिला चलता रहा और 2017 में 12वीं और आखिरी पंचवर्षीय योजना के साथ खत्म हुआ। प्लानिंग के इसी दौर में दो ऐसी जबरदस्त क्रांतियां हुई जिन्होंने भारत की इकोनॉमी की तस्वीर ही बदल कर रख दी। हम इन्हें जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से। ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा इंपैक्ट ये हुआ कि भारत जो अनाज के लिए दूसरों पर निर्भर था वो आत्मनिर्भर बन गया। इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है एमएस स्वामीनाथन को, जिन्हें भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक भी कहा जाता है। इसमें हुआ ये कि बेहतर बीज, खाद और सिंचाई की नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करके खेती की पैदावार को कई गुना बढ़ा दिया गया। लेकिन देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस क्रांति के भी थे। एक तरफ तो देश में अनाज का उत्पादन बढ़ा, किसानों की हालत भी सुधरी, पर दूसरी तरफ इसका फायदा कुछ ही राज्यों को, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इनको ज्यादा मिला। इससे हुआ ये कि रीजनल डिस्पैरिटी यानी क्षेत्रीय असमानता और बढ़ गई। तो एक तरफ तो खेतों में हरियाली आ रही थी और उसी के साथ साथ एक और क्रांति देश में दस्तक दे रही थी, और ये थी डेयरी के सेक्टर में। इसे नाम दिया गया व्हाइट रेवोल्यूशन। इसका मकसद था भारत को दूध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश बनाना। और इस व्हाइट रेवोल्यूशन के पीछे जिस शख्स का हाथ था वो थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें हम सब मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये दिखाता है कि एक इंसान का विजन कैसे पूरे देश की तस्वीर बदल सकता है। उन्हीं की कोशिशों ने करोड़ों डेयरी किसानों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वक्त बदला और वक्त के साथ भारत की इकोनॉमी भी बदली। अब वो जो पुराने प्लानिंग के तरीके थे वो उतने इफेक्टिव नहीं रह गए थे। तो जाहिर है भारत के डेवलपमेंट की प्लानिंग के तरीके में भी एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत महसूस हुई। और ये बदलाव आया साल 2014 में, जब प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया और 2015 में उसकी जगह एक नई संस्था आई, नीति आयोग। अब ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, अप्रोच का बदलाव था। जहां प्लानिंग कमीशन एक टॉप डाउन तरीके से, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ प्लान बनाता था, वहीं नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह काम करता है, एक सलाहकार संस्था जो सरकार को पॉलिसी पर नई सोच और दिशा देती है। तो हमने देखा कि कैसे आजादी के बाद भारत ने अपनी इकोनॉमिक राह चुनी और दशकों तक उस पर चला। प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग तक का यह सफर बताता है कि भारत की डेवलपमेंट की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये लगातार इवॉल्व हो रही है, बदल रही है। तो अब सवाल यही है कि इस सफर का अगला चैप्टर क्या होगा। भारत के एक बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट की कहानी में उतरने वाले हैं। सोचिए, एक देश जिसने सदियों की गुलामी के बाद अभी अभी आज़ादी की सांस ली है और अब उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है अपने आर्थिक भविष्य की राह बनाना। तो साल है 1947। आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन भारत एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से कई रास्ते निकलते हैं। और देश के नेताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर राष्ट्र के लिए कौन सा आर्थिक रास्ता चुना जाए। उस वक्त दुनिया में मोटे तौर पर दो ही बड़े मॉडल्स थे। एक तरफ था अमेरिका वाला पूंजीवादी मॉडल, जहां सब कुछ प्राइवेट कंपनियों और खुले बाजार के हाथ में होता है, और दूसरी तरफ था सोवियत संघ का समाजवादी मॉडल, जहां इकोनॉमी पर पूरा कंट्रोल सरकार का होता है। तो सवाल यह था कि भारत क्या करेगा। जवाब था, भारत ने किसी एक का पक्ष नहीं लिया, बल्कि एक बिल्कुल नया बीच का रास्ता बनाया, जिसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे आज़ादी के बाद का वो रास्ता, फिर हम देखेंगे कि प्लानिंग के जरिए विकास का सफर कैसे तय हुआ। उसके बाद हम पंचवर्षीय योजनाओं के दौर में चलेंगे, उन क्रांतियों को जानेंगे जिन्होंने देश की तस्वीर बदल दी, और आखिर में योजना आयोग से नीति आयोग तक के बदलाव को समझेंगे। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। आज़ादी का एक सपना तो था, एक विजन था, पर उससे जमीन पर कैसे उतारा जाए, एक ठोस प्लान में कैसे बदला जाए। इसका जवाब मिला आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग में। इसका मतलब सीधा सा है कि देश के पास जो भी संसाधन हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उन्हें देश की प्राथमिकताओं के हिसाब से, यानी जहां सबसे ज्यादा जरूरत है वहां लगाया जाए। और ये जो प्लानिंग का आइडिया था ना, इसकी प्रेरणा ली गई थी सोवियत यूनियन से, जहां पंचवर्षीय योजनाओं का सिस्टम बहुत कामयाब माना जाता था। अच्छा, तो आइडिया तो आ गया, पर इससे लागू कौन करेगा। इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक इंजन तो चाहिए था। और यहीं एंट्री होती है साल 1950 की। ये वो साल था जब भारत के योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई।
जिसका एक ही काम था भारत के विकास का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना। अब ये योजना आयोग असल में था क्या? देखिए, ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं थी, मतलब इसके पास सीधी पावर नहीं थी। ये एक सलाहकार बॉडी थी, एक थिंक टैंक जो सरकार को सलाह देता था। इसके अध्यक्ष हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते थे और इसके पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और इसका सबसे बड़ा काम था देश की वो मशहूर पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना। और इसी के साथ भारत में शुरू हुआ पंचवर्षीय योजनाओं का एक लंबा दौर, जो करीब 60 सालों तक चला। ये अपने आप में राष्ट्रीय विकास का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। यह सफर शुरू हुआ 1951 में पहली योजना के साथ, फिर 1956 में दूसरी आई। एक दिलचस्प बात यह है कि 1966 में एक ब्रेक लिया गया, जिसे प्लान हॉलिडे कहते हैं, जब छोटी छोटी सालाना योजनाएं बनाई गईं, और ये सिलसिला दशकों तक चलता रहा और 2017 में 12वीं और आखिरी योजना के साथ खत्म हुआ। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि वक्त के साथ इन योजनाओं का फोकस कैसे बदला। जो पहली योजना थी ना, उसका पूरा का पूरा ध्यान खेतीबाड़ी पर था, बांध बनाना, सिंचाई की व्यवस्था करना। लेकिन जैसे ही दूसरी योजना आई, गियर ही बदल गया। अब जोर भारी उद्योगों पर था ताकि देश का एक मजबूत इंडस्ट्रियल बेस तैयार हो सके। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्लानिंग के दौर में कुछ ठोस नतीजे क्या निकले, खासकर वो दो बड़ी क्रांतियां जिन्होंने भारत की खाद्य सुरक्षा की पूरी कहानी ही बदल दी। पहली थी हरित क्रांति। ये 1966-68 का वो दौर था जब बेहतर बीज, खाद और अच्छी सिंचाई की वजह से भारत के कृषि उत्पादन में एक जबरदस्त, एक अभूतपूर्व उछाल आया। और भारत में इस हरित क्रांति को लाने का श्रेय जाता है महान कृषि विज्ञानी MS स्वामीनाथन को। लेकिन हर बड़े बदलाव की तरह इसके भी दो पहलू थे। एक तरफ तो फायदा साफ दिख रहा था, फसलों की पैदावार, खासकर गेहूं की, आसमान छू रही थी। लेकिन इसका एक दूसरा अंधेरा पहलू भी था। इस क्रांति ने देश के अलग अलग हिस्सों और समाज के अलग अलग तबकों के बीच असमानता को और बढ़ा दिया। फिर आई दूसरी बड़ी क्रांति, श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। यह दूध उत्पादन में एक ऐसा जबरदस्त उछाल था जिसने भारत को देखते ही देखते दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। और इस आंदोलन के हीरो थे वर्गीस कुरियन, जिन्हें हम सब आज भी मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम भारत की विकास यात्रा के एक नए और मौजूदा अध्याय पर चलते हैं। यह है योजना आयोग से नीति आयोग तक का सफर। इन दोनों संस्थाओं में एक बुनियादी फर्क है। 1950 में बना योजना आयोग ऊपर से नीचे की ओर यानी सेंट्रलाइज्ड पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था। लेकिन 2015 में जो नीति आयोग बना, उसका रोल एकदम अलग है। वो सरकार के एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। वो तारीख थी 1 जनवरी 2015, जब योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग बना दिया गया। अब इसका काम प्लान बनाना नहीं, बल्कि सरकार को रणनीतिक दिशा देना और पॉलिसी पर इनपुट देना है। मतलब रोल एक प्लानर से बदलकर एक सलाहकार का हो गया। तो 70 सालों से भी ज्यादा के इस नियोजित विकास के सफर के बाद एक बहुत अहम सवाल सामने आता है। भारत की आने वाली आर्थिक यात्रा के लिए सबसे बड़े सबक क्या हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है। भारत की आर्थिक कहानी के पन्नों को पलटते हैं। ये सिर्फ योजनाओं और नीतियों की एक सुखी कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक नए आज़ाद हुए देश की, जो अपने पैरों पर खड़े होने और समृद्धि की अपनी राह बनाने की कोशिश कर रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो सैकड़ों साल की गुलामी के बाद वो अपना भविष्य बनाएगा कैसे? इस एक सवाल का जवाब करोड़ों लोगों की किस्मत तय करने वाला था। इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले, आज़ादी के बाद का वो चौराहा जहां भारत खड़ा था। फिर देखेंगे कि भारत ने कौन सा अनोखा आर्थिक रास्ता चुना। इसके बाद बात होगी पंचवर्षीय योजनाओं के दौर की। फिर हम हरित और श्वेत क्रांतियों पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि कैसे भारत योजना से नीति तक पहुंचा। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, आज़ादी के बाद का चौराहा। सोचिए जरा, एक नया देश, उसे सबसे पहले क्या चुनना होता है? अपना आर्थिक मॉडल। ये एक बहुत बड़ा फैसला था। उस समय दुनिया ना मोटे तौर पर 2 खेमों में बटी हुई थी। एक तरफ था पूंजीवादी मॉडल, जहां सारी ताकत प्राइवेट कंपनियों और उद्योगपतियों के हाथ में थी, और दूसरी तरफ था साम्यवादी मॉडल, जहां सब कुछ, मतलब सब कुछ, सरकार के कंट्रोल में था। भारत को चुनना था, ये रास्ता या वो रास्ता,
या फिर कोई बिल्कुल नया रास्ता? और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, भारत का अनोखा आर्थिक रास्ता। भारत ने फैसला किया कि वो किसी की नकल नहीं करेगा, बल्कि वैश्विक शक्तियों के बीच अपना एक अलग तीसरा रास्ता बनाएगा। भारत ने अपनाया मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल। ये असल में दोनों दुनियाओं की अच्छी बातें लेने की एक कोशिश थी। इसका मतलब ये था कि एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था बनाई जाए जहां सरकार और निजी कंपनियां दोनों का कंट्रोल हो, यानी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी लागू कैसे होती? इसका तरीका था आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग। इसका सीधा सा मतलब था कि देश के पास जो भी संसाधन है, पैसा, जमीन, लोग, उनका इस्तेमाल एक प्लान के तहत देश की जरूरतों के हिसाब से किया जाएगा। सब कुछ बस बाजार के भरोसे नहीं छोड़ना था। तो इस प्लानिंग के पीछे मकसद क्या था? देखिए, लक्ष्य बहुत बड़े और साफ थे। देश के संसाधनों का सबसे अच्छा इस्तेमाल करना, गरीबी और बेरोजगारी को जड़ से मिटाना, सड़कें, बांध जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, खेती और इंडस्ट्री दोनों को साथ लेकर चलना और देश में निवेश को बढ़ावा देना। अब आते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही अहम हिस्से पर, पंचवर्षीय योजनाओं का दौर। सच कहूं तो ये भारत के विकास की रणनीति का असली इंजन था, जिसने कई दशकों तक देश को दिशा दिखाई। इस पूरे दौर का जो मास्टरमाइंड था वो था योजना आयोग। ये 15 मार्च 1950 को बना। ये एक सलाहकार संस्था थी जिसका मॉडल सोवियत संघ से प्रेरित था और इसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते थे। ये एक बहुत लंबा दौर था। देखिए, 1950 में योजना आयोग बना, 1951 में पहली योजना शुरू हुई जिसका पूरा फोकस खेती पर था। फिर 1956 में दूसरी योजना आई जिसने इंडस्ट्री पर जोर दिया। 1966 से 69 के बीच युद्ध और सूखे की वजह से एक प्लान हॉलिडे भी रहा, जब 3 साल तक सालाना प्लान बने। और ये सिलसिला चलते चलते 2017 में 12वीं और आखिरी योजना के साथ खत्म हुआ। चलिए अब हमारे चौथे हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इसी योजना के दौर में दो बहुत बड़े बदलाव आए, हरित और श्वेत क्रांतियां। ये कुछ ऐसी कमियों से निपटने के लिए बनाए गए मिशन थे जिनकी उस वक्त देश को सख्त जरूरत थी। सबसे पहले हरित क्रांति 1967-68 के आसपास शुरू हुआ। ये एक जबरदस्त दौर था जब खेती के उत्पादन में, खासकर गेहूं में, अचानक से बहुत बड़ी उछाल आई। ये मुमकिन हुआ बेहतर किस्म के बीजों, खाद और अच्छी सिंचाई सुविधाओं की वजह से। इसने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। और इस क्रांति के पीछे जो सबसे बड़ा नाम था वो थे MS स्वामीनाथन। उन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उनका योगदान भारत को भुखमरी के संकट से बचाने में ऐतिहासिक माना जाता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये था कि फसल की पैदावार आसमान छूने लगी और किसानों की आर्थिक हालत सुधरी। पर इसका एक नेगेटिव साइड भी था। इससे क्षेत्रीय और सामाजिक असमानता बढ़ी, क्योंकि इसका ज्यादा फायदा पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों और पहले से संपन्न बड़े जमींदारों को ही मिला। इसके बाद देश में एक और कमाल की क्रांति आई, श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ये दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने का एक आंदोलन था, जिसे सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव्स और नई वैज्ञानिक तकनीकों के दम पर आगे बढ़ाया गया। और इस क्रांति के नायक थे वर्गीस कुरियन, जिन्हें हम सब मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उनके ही विजन ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, योजना से नीति तक का सफर। ये भारत के आर्थिक ब्लूप्रिंट के विकास की कहानी है, जो दिखाती है कि कैसे समय के साथ देश की जरूरतें और सोचने का तरीका बदला। तो 2014 में एक बड़ा बदलाव आया। लगभग 65 साल बाद योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और इसकी जगह 1 जनवरी 2015 को एक नई संस्था ने ली, नीति आयोग। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये सोच और काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। तो ये नीति आयोग अलग कैसे है? ये सरकार के थिंक टैंक के तौर पे काम करता है। मतलब अब वो 5 साल की कठोर योजनाएं नहीं बनाता। इसका काम है सरकार को दिशा देना, पॉलिसी पर सलाह देना। ये टॉप डाउन अप्रोच की जगह एक फ्लेक्सिबल सलाहकार की भूमिका निभाता है। तो आजादी के बाद पूंजीवाद और साम्यवाद के चौराहे से लेकर मिश्रित अर्थव्यवस्था, पंचवर्षीय योजनाओं और अब नीति आयोग तक भारत का आर्थिक सफर लगातार बदलता रहा है, विकसित होता रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस यात्रा का अगला अध्याय
क्या होगा? आजादी के बाद भारत ने बिल्कुल यही किया। उसने अपनी आर्थिक तरक्की के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जो उस वक्त दुनिया में किसी ने नहीं लिया था। तो चलिए भारत के इस अनोखे एक्सपेरिमेंट की कहानी में उतरते हैं। आजादी के बाद देश के नेताओं के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। देखिए, उस वक्त दुनिया ना मोटे तौर पे दो टीमों में बटी हुई थी। एक तरफ थी अमेरिका की टीम जो कैपिटलिस्ट थी, और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन की टीम जो सोशलिस्ट थी। अब भारत को चुनना था कि वो किस रास्ते पर चलेगा या फिर अपना कोई तीसरा ही रास्ता बनाएगा। देखिए, एक तरफ थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ सब कुछ प्राइवेट कंपनियों और बाजार की डिमांड सप्लाई पर चलता है, मतलब जिसका बिजनेस उसी का कंट्रोल। और दूसरी तरफ थी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, जहाँ खेती से लेकर फैक्ट्री तक सब कुछ, मेरा मतलब सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता है। भारत ने कहा, हम किसी की नकल क्यों करें, हम इन दोनों रास्तों से अच्छी बातें लेंगे और अपना खुद का रास्ता बनाएंगे। और इसी सोच से जन्म हुआ मिश्रित अर्थव्यवस्था का। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां सरकार और प्राइवेट कंपनियां दोनों मिलकर देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम इसी पूरे सफर को समझने वाले हैं। आजादी के बाद हमने कौन सा रास्ता चुना, फिर प्लानिंग के जरिए कैसे विकास हुआ। हम पंचवर्षीय योजनाओं के दौर को भी देखेंगे, उन क्रांतियों की बात करेंगे जिन्होंने देश को बदल दिया, और आखिर में समझेंगे कि योजना आयोग से नीति आयोग तक का सफर कैसा रहा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। देखते हैं कि आजादी के ठीक बाद इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर भारत ने अपने कदम कैसे बढ़ाए। तो भारत ने अपनाया तो मिश्रित मॉडल, लेकिन इसे नाम दिया गया समाजवादी मॉडल। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका मेन फोकस समाज का कल्याण और बराबरी था। तो हुआ ये कि बिजली, रेलवे जैसे जो भी जरूरी सेक्टर्स थे वो सरकार ने अपने पास रखे, और बाकी सेक्टर्स में प्राइवेट कंपनियों को भी काम करने की छूट दी। और ये मॉडल कोई 1-2 साल नहीं, बल्कि करीब करीब 1990 तक भारत की आर्थिक नीति की रीढ़ बना रहा। अच्छा, मॉडल तो चुन लिया, लेकिन अब सवाल ये था कि इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए। इसके लिए जरूरत थी एक मजबूत प्लान की, और उस प्लान को बनाने वाली एक संस्था की। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 15 मार्च 1950 को बनाया गया योजना आयोग, यानी प्लानिंग कमीशन। ये कोई मामूली संस्था नहीं थी, ये वो थिंक टैंक था जो आने वाले कई दशकों तक भारत के विकास का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करने वाला था। और इस प्लानिंग के लक्ष्य किसी सपने से कम नहीं थे। सोचकर देखिए, एक ऐसा भारत जहां कोई गरीब या बेरोजगार ना हो, जहां के खेत हरे भरे हों और फैक्ट्रियां दिन रात चल रही हो, और जहां हर इंसान आर्थिक रूप से मजबूत हो। बस यही था इस पूरी प्लानिंग का मकसद। तो इतने बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए योजना आयोग ने एक मॉडल अपनाया जो सोवियत संघ से प्रेरित था। पंचवर्षीय योजनाएं, यानी 5 ईयर प्लान्स। ये सिलसिला 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना से शुरू हुआ और 2017 तक चला। लेकिन इस सफर में एक स्पीड ब्रेकर भी आया। 1966 में भारत पाकिस्तान युद्ध और सूखे की वजह से देश की हालत खराब हो गई, तो 3 साल के लिए इन योजनाओं पर ब्रेक लगाना पड़ा। इस दौर को प्लान हॉलिडे भी कहते हैं। कुल मिलाकर ऐसी 12 योजनाएं बनी जिन्होंने भारत की किस्मत को गढ़ा। और सबसे मजेदार बात यह है कि कैसे देश की जरूरत के हिसाब से हर प्लान की प्राथमिकताएं बदलती गई। जैसे पहले प्लान में सारा फोकस खेती पर था, भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बड़े बांध बनाए गए ताकि खेतों तक पानी पहुंचे। लेकिन अगले ही प्लान में एकदम से गियर बदला गया और सारा जोर भारी उद्योगों पर, मतलब स्टील और मशीनें बनाने पर लगा दिया गया। योजनाओं के इसी दौर में 2 ऐसी जबरदस्त क्रांतियां हुईं जिन्होंने भारत की, खास करके गांवों और खेती की तस्वीर ही बदल कर रख दी। पहली थी हरित क्रांति। ये वो क्रांति थी जिसने भारत को अनाज के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाने की मजबूरी से निकालकर आत्मनिर्भर बना दिया। अच्छी क्वालिटी के बीज, खाद और सिंचाई की सुविधाओं की मदद से खेतों में, खासकर गेहूं की पैदावार में, समझ लीजिए एक धमाका सा हो गया। और इस करिश्मे के पीछे थे महान वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन। उनका एक ही सपना था कि भारत में कोई भी इंसान भूखा न सोए, और इसी विजन ने उन्हें हरित क्रांति का जनक बना दिया। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, इस सिक्के के भी 2 पहलू थे। एक तरफ तो पैदावार बढ़ी, किसान खुशहाल हुए, पर दूसरी तरफ इसका फायदा ज्यादातर पंजाब और हरियाणा जैसे कुछ ही राज्यों को मिला,
जिससे अलग-अलग राज्यों के बीच असमानता बढ़ गई। और तो और गांव में अमीर और गरीब किसानों के बीच की खाई भी और गहरी हो गई। अब बात करते हैं उस क्रांति की जिसकी वजह से भारत आज दूध उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 है। ये थी श्वेत क्रांति। ये कहानी है कि कैसे गांव-गांव में सहकारी समितियां बनाकर और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दूध उत्पादन में एक चमत्कार कर दिया गया। और इस क्रांति के हीरो थे वर्गीस कुरियन, जिन्हें हम सब प्यार से मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। उनकी सबसे बड़ी देन थी अमूल जैसा सहकारी मॉडल, जिसने करोड़ों किसानों को सीधे बाजार से जोड़ा और उन्हें ताकतवर बनाया। चलिए अब इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जहां भारत की प्लानिंग करने वाली सबसे बड़ी संस्था का रूप ही बदल गया। इसे ऐसे समझिए, योजना आयोग एक आर्किटेक्ट की तरह था जो दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए एक 5 साल का ब्लूप्रिंट बनाता था। लेकिन अब उसकी जगह ले ली है नीति आयोग ने, जो एक सलाहकार, एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। इसका काम सिर्फ योजना बनाना नहीं, बल्कि सरकार को नए नए आइडिया देना और पॉलिसी को लागू करने में मदद करना भी है। और ये बड़ा बदलाव आया 1 जनवरी 2015 को। इसी दिन योजना आयोग को आधिकारिक तौर पर खत्म करके नीति आयोग का गठन किया गया। तो पंचवर्षीय योजनाओं के उस दौर से लेकर नीति आयोग के इस थिंक टैंक मॉडल तक भारत का ये लंबा सफर हमें क्या सिखाता है? क्या वो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बेहतर थी या आज का ये नया नजरिया? और सबसे बड़ा सवाल, भविष्य की चुनौतियों जैसे क्लाइमेट चेंज और एआई के लिए भारत को अब किस तरह की प्लानिंग की जरूरत होगी? ये सवाल आज हम सबके सामने खड़ा है। चलिए आज समझते हैं भारत के नियोजित आर्थिक विकास की उस दिलचस्प कहानी को जिसने देश का भविष्य तय किया। तो जरा सोचिए, साल है 1947, देश नया नया आजाद हुआ है, लेकिन सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। उस वक्त पूरी दुनिया आप देखिए 2 बड़े इकोनॉमिक मॉडल्स में बटी हुई थी और भारत को चुनना था कि वो किस रास्ते पर चलेगा। एक तरफ था पूंजीवादी मॉडल, जहां सारा कंट्रोल प्राइवेट हाथों में होता है, और दूसरी तरफ था साम्यवादी मॉडल, जहां हर चीज सरकार चलाती थी। पर भारत ने क्या किया? उसने दोनों से अलग एक बिल्कुल अनोखा तीसरा रास्ता चुना, एक बीच का रास्ता, जिसे नाम दिया गया मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी। और सच कहूं तो ये एक बहुत ही बड़ा और हिम्मत वाला कदम था। कोशिश ये थी कि दोनों दुनियाओं की जो अच्छी बातें हैं उन्हें एक साथ लाया जाए। तो चलिए इस पूरे सफर को करीब से देखते हैं। हम बात करेंगे आज़ादी के बाद चुने गए रास्ते की, फिर देखेंगे कि प्लानिंग के जरिए विकास का सफर कैसा रहा, पंचवर्षीय योजनाओं का वो दौर कैसा था, और वो कौन सी क्रांतियां थी जिन्होंने देश को बदल दिया। और आखिर में हम योजना आयोग से नीति आयोग तक के बदलाव को भी समझेंगे। तो ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी का आइडिया तो आ गया, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस आइडिया को जमीन पर कैसे उतारा जाए, एक ठोस नेशनल स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए। और इसी सवाल का जवाब था आर्थिक नियोजन, मतलब एक फॉर्मल प्रोसेस जिसके तहत ये तय किया जाएगा कि देश के संसाधनों का इस्तेमाल किन कामों में और कैसे किया जाएगा ताकि देश तरक्की कर सके। और इसी सोच ने जन्म दिया एक ऐसी पावरफुल नई संस्था को जिसने आने वाले कई दशकों तक भारत की किस्मत को एक नई दिशा दी। वो साल था 1950, जब भारत सरकार ने इस बड़े एक्सपेरिमेंट को चलाने के लिए योजना आयोग की स्थापना की। अच्छा, अब इस कमीशन के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं थी, मतलब संविधान में इसका जिक्र नहीं था। ये एक एडवाइजरी बॉडी थी। इसके हेड हमेशा देश के प्रधानमंत्री ही होते थे और इसे काम दिया गया था पंचवर्षीय योजनाएं बनाने का, जिसका आइडिया सोवियत यूनियन से लिया गया था। और यहीं से भारत की प्लानिंग स्ट्रैटेजी की कहानी का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है, पंचवर्षीय योजनाओं का दौर जो 60 साल से भी ज्यादा चला। तो आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड लॉन्ग टर्म अप्रोच था जो 1951 में शुरू हुआ। और इस सफर में एक प्लान हॉलिडे का दौर भी आया, मतलब कुछ सालों के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को रोककर उनकी जगह सालाना योजनाएं बनाई गई। जो शुरुआती प्लान्स थे उनकी प्रायोरिटीज बिल्कुल साफ थीं। पहली योजना का पूरा फोकस खेतीबाड़ी पर था, तो वहीं दूसरी योजना ने गियर बदला और देश में भारी उद्योगों को खड़ा करने पर जोर दिया। और इन्हीं योजनाओं की वजह से देश में कुछ ऐसे बड़े बदलाव आए, कुछ ऐसी क्रांतियां हुईं जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े सेक्टर्स की पूरी शक्ल ही बदल दी।
इनमें से सबसे अहम थी हरित क्रांति। ये एक ऐसा दौर था जब खेती में, खासकर गेहूं के उत्पादन में जबरदस्त उछाल आया। ये सब मुमकिन हुआ बेहतर बीज, खाद और सिंचाई की सुविधाओं की वजह से। और इस पूरी क्रांति को लीड कर रहे थे वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, जिनके काम के बिना ये सफलता शायद मुमकिन नहीं थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस क्रांति के नतीजे मिली-जुली रहे। पैदावार तो जबरदस्त बढ़ी, इसमें कोई शक नहीं, पर इससे अमीर और गरीब किसानों के बीच और अलग-अलग इलाकों के बीच की खाई और भी गहरी हो गई। अब इसी से प्रेरणा लेकर एक और क्रांति ने जन्म लिया, श्वेत क्रांति। इसका मकसद था दूध उत्पादन के लिए वही करना जो हरित क्रांति ने अनाज के लिए किया था। और इस आंदोलन के दिल में थे वर्गीज कुरियन, जिन्हें आज भी हम मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। खैर, दशकों तक ये टॉप डाउन प्लानिंग का मॉडल चलता रहा, लेकिन फिर वक्त बदला, नई चुनौतियां आईं और इस सोच को भी बदलने की जरूरत महसूस होने लगी। साल 2015 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। योजना आयोग को खत्म करके उसकी जगह एक नई संस्था बनाई गई। इस नई संस्था का नाम था नीति आयोग, और इसका काम प्लान बनाना कम और सरकार के लिए एक थिंक टैंक की तरह काम करना ज्यादा था, जो सरकार को पॉलिसी पर सलाह दे। तो ये जो बदलाव था, ये बहुत बड़ा था। हम एक ऐसे सिस्टम से दूर जा रहे थे जहां 5 साल के कठोर प्लान बनाए जाते थे, और एक ऐसे सिस्टम की ओर बढ़ रहे थे जो ज्यादा फ्लेक्सिबल था, जो सलाह और सहयोग पर जोर देता था। मतलब टॉप डाउन अप्रोच से हटकर एक ज्यादा कोऑपरेटिव मॉडल की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम था। तो सार ये है कि भारत की आर्थिक यात्रा एक निरंतर बदलाव की कहानी है। प्लानिंग के एक मॉडल से दूसरे और फिर तीसरे मॉडल की ओर बढ़ते रहने की कहानी। तो ये जो पूरा लंबा और पेचीदा इतिहास रहा है प्लानिंग का, ये हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। भारत की इस 70 साल की यात्रा से हम भविष्य के लिए कौन से सबसे जरूरी सबक सीख सकते हैं? और शायद इससे भी बड़ा सवाल, अब आगे क्या? सोचिए, साल है 1947। भारत को अभी अभी आज़ादी मिली है, पॉलिटिकल फ्रीडम तो मिल गई, लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है ना कि भाई करोड़ों लोगों का पेट कैसे भरेगा, देश की इकोनॉमी वो कैसे चलेगी। तो आज हम इसी दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं, भारत के प्लान्ड डेवलपमेंट की कहानी। तो सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा था, पर इसका जवाब उतना ही मुश्किल था। आखिर एक नया देश अपनी आर्थिक तकदीर लिखेगा तो कैसे? और ये वो सवाल था जिसका जवाब भारत के आने वाले कई दशकों की कहानी तय करने वाला था। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि उस वक्त दुनिया कैसी थी। आजाद भारत के सामने आखिर रास्ते कौन-कौन से थे? और देखिए, ये कोई छोटा-मोटा फैसला नहीं था। ये तो उस नींव को रखने जैसा था जिस पर पूरे देश का भविष्य टिकना था। उस समय दुनिया, आप कह सकते हैं कि मोटे तौर पर 2 टीमों में बंटी हुई थी। एक तरफ थी कैपिटलिस्ट टीम, जहां सारा खेल पैसे और मार्केट का था, वही सब कुछ तय करते थे। और दूसरी तरफ थी कम्युनिस्ट टीम, जहां सरकार ही हर चीज की मालिक थी। पर भारत के लीडर्स ने साफ कर दिया कि वो आंख बंद करके किसी भी टीम में शामिल नहीं होने वाले। तो फिर भारत ने किया क्या? उसने एक बिल्कुल नया अपना खुद का रास्ता बनाया, एक ऐसा रास्ता जो दोनों की अच्छाइयों को मिलाने की कोशिश करता था। और इसी रास्ते को नाम दिया गया मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब था एक बैलेंस बनाना। सरकार ने कुछ बहुत जरूरी इंडस्ट्रीज जैसे कि डिफेंस और रेलवे, इनको अपने पास रखा ताकि देश की नींव मजबूत रहे, और साथ ही बाकी सेक्टर्स को प्राइवेट हाथों में दे दिया गया ताकि तरक्की की रफ्तार भी तेज हो सके। ये आप कह सकते हैं कि सोशल वेलफेयर और प्राइवेट प्रॉफिट के बीच एक पुल बनाने की कोशिश थी। लेकिन देखिए, सिर्फ मॉडल चुन लेना ही काफी नहीं था। इसे हकीकत में बदलने के लिए एक सॉलिड प्लान की जरूरत थी, और बस यही प्लान कहलाया प्लान्ड डेवलपमेंट, यानी नियोजित विकास। इसका मतलब सीधा सा था, देश को कहाँ ले जाना है, इसका एक पूरा रोड मैप तैयार करो और फिर उस मैप के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। और इस प्लानिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो बहुत बड़े और एकदम क्लियर थे। बात सिर्फ पैसे कमाने की नहीं थी, नहीं, मकसद था गरीबी को जड़ से उखाड़ना, नौजवानों को रोजगार देना और देश के जो भी रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूज करना। ये एक ऐसा सपना था जिसमें एक आत्मनिर्भर और बैलेंस्ड भारत की तस्वीर थी। तो इस बड़े सपने को जमीन पर उतारने के लिए जिस टूल का इस्तेमाल किया गया वो थी हमारी मशहूर 5 ईयर प्लान्स, यानी 5 वर्षीय योजनाएं।
ये आइडिया सोवियत यूनियन से इंस्पायर्ड था, जिसने प्लानिंग के जरिए अपनी इकोनॉमी को बहुत तेजी से बदला था। तो भारत ने भी सोचा कि क्यों ना इस मॉडल को अपनी जरूरतों के हिसाब से अडॉप्ट किया जाए। इन योजनाओं को बनाने और उन पर नजर रखने की जिम्मेदारी एक खास बॉडी को दी गई, प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग, जिसे 15 मार्च 1950 को बनाया गया था। ये सरकार का एक तरह का थिंक टैंक था, जिसका काम था देश के डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज बनाना और इन 5 ईयर प्लान्स का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना, और इसकी कमान सीधे प्रधानमंत्री के हाथ में होती थी। ये जो 5 ईयर प्लान्स का दौर था, ये 1951 में शुरू हुआ। जो पहला प्लान था उसका पूरा फोकस था एग्रीकल्चर पर, मतलब खेती किसानी पर। लेकिन मजे की बात देखिए, 1956 में जो दूसरा प्लान आया उसमें पूरा फोकस भारी भरकम इंडस्ट्रीज पर शिफ्ट हो गया। इससे साफ पता चलता है कि शुरू से ही एक बहस थी कि भाई पहले पेट भरें या देश को इंडस्ट्रियली मजबूत बनाएं। और ये सिलसिला चलता रहा 2017 तक, जब 12वीं और आखिरी पंचवर्षीय योजना खत्म हुई। इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौर में भारत में 2 ऐसी जबरदस्त क्रांतियां हुईं जिन्होंने देश की तस्वीर ही बदल कर रख दी। एक ने खेतों में हरियाली ला दी तो दूसरी ने दूध की नदियां बहा दी। ये थी ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन ने भारत को अनाज के लिए दूसरों पर निर्भर रहने से आजाद कर दिया। इसका क्रेडिट जाता है महान वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को। उन्होंने ही रास्ता दिखाया। और फिर क्या था? बेहतर बीजों, फर्टिलाइजर्स और नई तकनीक के इस्तेमाल से खासकर 1966-68 के बाद खेतों में फसलें लहलहा उठीं और देश के अनाज भंडार भर गए। लेकिन हर कहानी की तरह इसके भी 2 पहलू थे। एक तरफ जहां देश खाने पीने के मामले में आत्मनिर्भर हो गया, किसानों की हालत सुधरी, वहीं इसका फायदा पंजाब और हरियाणा जैसे कुछ ही राज्यों को ज्यादा मिला और इससे अमीर और गरीब किसानों के बीच की जो खाई थी वो और गहरी हो गई। ये इसका एक नेगेटिव साइड था। तो जिस समय खेतों में ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था, उसी समय गांवों में एक और खामोश क्रांति जन्म ले रही थी। ये थी व्हाइट रेवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति, जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। और इस क्रांति के हीरो थे वर्गीज कुरियन, जिन्हें हम सब मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उनका आइडिया बहुत सिंपल लेकिन रेवोल्यूशनरी था। देश के लाखों छोटे छोटे दूध उत्पादकों को एक साथ लाना और उन्हें सीधे मार्केट से जोड़ देना, और इसी कोऑपरेटिव मॉडल से निकला अमूल जैसा ब्रांड। चलिए, अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। समय आगे बढ़ता है और हम आज के दौर में पहुंचते हैं। वो प्लानिंग कमीशन जो दशकों तक भारत की इकोनॉमिक प्लानिंग का दिल हुआ करता था, अब इतिहास बन चुका है। उसकी जगह एक नई संस्था ने ले ली है, जो भारत की सोच में एक बहुत बड़े बदलाव का सिंबल है। 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन की जगह आ गया नीति आयोग। लेकिन ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये सोच का बदलाव था। देखिए, जहां प्लानिंग कमीशन दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए एक ही प्लान बनाता था, वहीं नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। ये राज्यों के साथ मिलकर पॉलिसीज पर काम करता है और सरकार को स्ट्रैटेजिक सलाह देता है। मतलब अप्रोच टॉप डाउन से बदलकर बॉटम अप हो गई। तो आज़ादी के बाद से आज तक भारत की जो इकोनॉमिक कहानी है वो उतार चढ़ाव से भरी रही है। 5 ईयर प्लान से लेकर लिबरलाइजेशन और अब नीति आयोग तक भारत ने एक लंबा और यादगार सफर तय किया है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सवाल आज भी वही है जो 1947 में था। भारत की इस डेवलपमेंट जर्नी का अगला चैप्टर क्या होगा? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा। हर देश की अपनी एक कहानी होती है, अपनी किस्मत लिखने का एक सफर होता है। आज हम बात करेंगे भारत की, उस कहानी की जब आज़ादी के ठीक बाद उसे एक सबसे बड़ा फैसला लेना था कि भाई देश चलेगा कैसे, अपना आर्थिक भविष्य कैसे चुना जाएगा। और यकीन मानिए, ये एक ऐसा सफर था जिसने हम सब की, करोड़ों लोगों की जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए तय कर दी। तो चलिए चलते हैं 1947 में। देश आज़ाद हुआ है, नई नई उम्मीदें हैं और इन सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। हमारे नेताओं के सामने ये दुविधा थी कि आखिर भारत की अर्थव्यवस्था को किस रास्ते पर ले जाया जाए। देखिए, उस वक्त दुनिया में मोटे तौर पर 2 ही बड़े रास्ते थे। एक रास्ता था पूंजीवादी मॉडल का, मतलब सब कुछ बाजार और प्राइवेट कंपनियों के हाथ में। और ठीक इसके उलट दूसरा रास्ता था समाजवादी मॉडल, जहां A to Z मतलब उत्पादन से लेकर बंटवारे तक सब कुछ सरकार के कंट्रोल में था। अब भारत को इन्हीं 2 में से किसी एक को चुनना था।
लेकिन जानते हैं भारत ने क्या किया? उसने किसी एक खेमे में जाने के बजाय अपना खुद का एक तीसरा रास्ता बनाया और इसे नाम दिया गया मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका मतलब था एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां प्राइवेट सेक्टर को भी काम करने की पूरी आज़ादी हो और साथ ही देश के विकास के लिए सरकार भी अपनी ज़रूरी भूमिका निभाए, मतलब दोनों का एक बैलेंस। तो इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि आज़ादी के बाद रास्ता चुना कैसे गया, फिर जानेंगे कि विकास की प्लानिंग कैसे हुई, उसके बाद बात होगी पंचवर्षीय योजनाओं के दौर की और उन क्रांतियों की जिन्होंने देश को बदला, और आखिर में हम देखेंगे कि योजना आयोग से नीति आयोग तक का सफर कैसा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के पहले हिस्से से। देखिए, सिर्फ ये तय कर लेना काफ़ी नहीं था कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाएंगे। असली चुनौती तो ये थी कि इस विचार को एक ठोस प्लान में कैसे बदला जाए। और यहीं से इकोनॉमिक प्लानिंग यानी आर्थिक नियोजन का आइडिया आया। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था। सबसे पहले ये तय करो कि देश की सबसे बड़ी ज़रूरतें क्या हैं, और फिर देश के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, पैसा, ज़मीन, लोग, सबको उसी काम में लगा दो। मतलब तुक्केबाजी नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ देश को आगे ले जाने का एक तरीका। अब ये जो 5-5 साल के प्लान बनाने का आइडिया था ना, ये हमने कहीं से सीखा था। ये प्रेरित था सोवियत यूनियन से। उस समय उनके 5 ईयर प्लान्स को काफी सफल मॉडल माना जाता था। तो भारत ने सोचा कि क्यों ना इस मॉडल को अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनाया जाए। ठीक है, तो आइडिया आ गया, प्रेरणा मिल गई, लेकिन सवाल ये था कि इस इतने बड़े प्लान को जमीन पर उतारेगा कौन? इस विशाल काम को करने के लिए एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन, एक संस्था तो चाहिए थी जो देश के विकास का इंजन बन सके। और फिर वो संस्था बनी साल 1950 में। नाम रखा गया प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग। और बस यही वो मोमेंट था जब कागज पर बने प्लान्स को हकीकत में बदलने का काम ऑफिशियली शुरू हो गया। अब ये जो योजना आयोग था, ये बहुत पावरफुल बॉडी थी, लेकिन एक मजेदार बात यह है कि ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। मतलब इसे संविधान ने नहीं बनाया था। इसका काम था सरकार को सलाह देना। इसके हेड हमेशा देश के प्रधानमंत्री होते थे। तो जाहिर है पहले चेयरमैन बने जवाहरलाल नेहरू। और इसका सबसे बड़ा काम हर 5 साल के लिए देश के डेवलपमेंट का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना। और बस यहीं से शुरू हुआ भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का एक लंबा, बहुत लंबा दौर। ये करीब 60 साल तक चला एक बहुत बड़ा नेशनल एक्सपेरिमेंट था, जिसने सही मायनों में भारत के विकास की नींव रखी। तो ये सिलसिला शुरू हुआ 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना के साथ। फिर 1956 में दूसरी आई और ये चलता रहा। हाँ, बीच में 1966 के आसपास कुछ दिक्कतों की वजह से 3 साल का एक ब्रेक जरूर आया था, जिसे प्लान हॉलिडे भी कहते हैं। और ये लंबा सफर जाकर खत्म हुआ 2017 में 12वीं और आखिरी पंचवर्षीय योजना के साथ। और हर प्लान का फोकस अलग अलग होता था, जरूरत के हिसाब से। जैसे जो पहला प्लान था, उसका पूरा जोर था खेती-बाड़ी पर, एग्रीकल्चर पर। क्यों? क्योंकि उस वक्त देश के लिए सबसे बड़ी जरूरत थी पेट भरना, अनाज उगाना। लेकिन फिर दूसरी योजना में फोकस शिफ्ट हो गया भारी उद्योगों पर, इंडस्ट्री पर, ताकि देश बड़ी बड़ी मशीनें, स्टील, ये सब खुद बना सके और आत्मनिर्भर बने। अब इस पूरी प्लानिंग के दौर में कुछ ऐसी कमाल की कामयाबियां भी मिलीं जिन्होंने देश की तस्वीर ही बदल कर रख दी, खासकर खाने पीने की चीजों के मामले में, मतलब फूड सिक्योरिटी में। इनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति का। ये वो दौर था जब हाई यील्ड बीजों, फर्टिलाइजर्स और बेहतर सिंचाई की वजह से खेती की पैदावार में, खासकर गेहूं के उत्पादन में एक जबरदस्त उछाल आया। इसने भारत को अनाज के लिए दूसरों पर निर्भर रहने से बचा लिया, हमें आत्मनिर्भर बना दिया। और इस पूरी क्रांति के पीछे जो सबसे बड़ा दिमाग था, वो थे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन। उनके विजन और उनकी मेहनत की वजह से ही ये सब मुमकिन हो पाया। इसीलिए तो उन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। लेकिन देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ तो पैदावार बढ़ी, देश की भूख की समस्या सुलझ गई, लेकिन दूसरी तरफ इसका फायदा ज्यादातर उन्हीं किसानों और इलाकों को मिला जो अमीर थे और महंगे बीज और खाद खरीद सकते थे। इससे क्या हुआ? अमीर और गरीब किसानों के बीच और अलग-अलग इलाकों के बीच असमानता और बढ़ गई। फिर आई एक और बड़ी क्रांति, श्वेत क्रांति।
इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ये दूध के उत्पादन में एक ऐसी जबरदस्त बढ़ोतरी थी जिसने देखते ही देखते भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया। और इस आंदोलन के पीछे जो शख्सियत थी वो थे वर्गीज कुरियन। उन्हें लोग प्यार से मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सोचिए, उनके एक आइडिया ने देश के करोड़ों दूध उत्पादकों की जिंदगी बदल कर रख दी। तो चलिए अब कहानी को आज के दौर में लेकर आते हैं। इतने सालों तक देश के विकास की दिशा तय करने वाले योजना आयोग का दौर अब खत्म हो चुका था और उसकी जगह ले ली एक नई संस्था ने। दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ था योजना आयोग जो 1950 में बना था और जिसका काम था ऊपर से यानी केंद्र से सबके लिए योजनाएं बनाना, और दूसरी तरफ है नीति आयोग जो 2015 में बना। इसका काम प्लान बनाना नहीं बल्कि सरकार के लिए एक थिंक टैंक की तरह काम करना है, मतलब नए नए आइडियाज देना, सलाह देना। ये बदलाव हुआ 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से। अब इसके पीछे सोच ये थी कि भाई अब वो जमाना चला गया जब एक ही प्लान पूरे देश पर लागू कर दिया जाता था। वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच अब काम नहीं करता। अब जरूरत थी कि नीतियां दिल्ली में बैठकर ना बने बल्कि राज्यों के साथ मिलकर आज की बदलती दुनिया की जरूरतों के हिसाब से बने। तो 70 साल से भी ज्यादा का ये लंबा सफर, इससे देखने के बाद एक बड़ा सवाल तो मन में आता ही है। इस पूरे एक्सपीरियंस से भारत अपनी आगे की आर्थिक यात्रा के लिए क्या सबसे बड़ी सीख ले सकता है? इन सफलताओं, असफलताओं और बदलावों की कहानी से हम आने वाले कल के लिए क्या सबक सीख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। भारत की आर्थिक योजना की कहानी, जानते हैं, ये सिर्फ आंकड़ों और नीतियों की कहानी नहीं है। ये असल में एक राष्ट्र की उम्मीदों की, उसकी आकांक्षाओं की कहानी है। एक ऐसा सफर जिसने दशकों तक देश की किस्मत को एक नया आकार दिया। जरा सोचिए, 1947 भारत आजाद हुआ है और एक बहुत बड़े, बहुत ही अहम चौराहे पर खड़ा है। सवाल सिर्फ पैसे रुपए का या अर्थव्यवस्था का नहीं था, सवाल था भारत की पहचान का। लाखों करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने और एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए आखिर कौन सा रास्ता चुना जाए? तो चलिए आज इसी सफर को समझते हैं। हम 5 बड़े पड़ावों से गुजरेंगे। आज़ादी के ठीक बाद जो मुश्किल फैसले लिए गए, वहां से लेकर आज की बदलती दुनिया की चुनौतियों तक। तो सबसे पहले बात करते हैं उस शुरुआती दौर की जहां भारत के आर्थिक भविष्य की नींव रखी जा रही थी। देखिए, उस वक्त दुनिया में मोटे तौर पर 2 ही रास्ते दिख रहे थे। एक तरफ था अमेरिका वाला कैपिटलिस्ट मॉडल, मतलब सब कुछ प्राइवेट हाथों में, खुली कंपटीशन और पैसा बनाने की आज़ादी। और दूसरी तरफ था सोवियत संघ का कम्युनिस्ट मॉडल, जहां सब कुछ सरकार के कंट्रोल में था, बराबरी पर जोर था और पूरा विकास सरकार ही तय करती थी। अब भारत ने क्या किया? उसने किसी एक रास्ते को आंख बंद करके नहीं अपनाया, बल्कि भारत ने अपना एक अलग ही रास्ता बनाया, एक बीच का रास्ता जो उसकी अपनी ज़रूरतों और हालात के हिसाब से था। और इसी को नाम दिया गया मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इसका मतलब क्या था? मतलब ये कि जो बड़े और ज़रूरी सेक्टर थे, जैसे रेलवे, बड़े बड़े कारखाने, वो सरकार ने अपने पास रखें, लेकिन जो रोज़मर्रा की चीज़ें थीं, उन्हें बनाने का काम प्राइवेट कंपनियों को भी दिया गया। कह सकते हैं कि ये दोनों दुनियाओं के अच्छे पहलुओं को एक साथ लाने की कोशिश थी। अच्छा, अब इस मिक्स्ड इकोनॉमी को चलाने के लिए, उसे एक दिशा देने के लिए एक टूल अपनाया गया, और वो था इकोनॉमिक प्लानिंग यानी आर्थिक नियोजन। सीधा सा मतलब ये था कि सरकार पहले से ही तय करेगी कि देश के पास जो भी पैसा, जो भी संसाधन है, उन्हें कहाँ और कैसे खर्च करना है, ताकि विकास सही दिशा में और तेजी से हो। और इस प्लानिंग के मकसद बहुत साफ थे। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं। इनका असल मतलब था देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाना, बच्चों के लिए स्कूल खोलना, बेरोजगारी और गरीबी से लड़ना, और सबसे बढ़कर भारत को अपने पैरों पर खड़ा करना। तो ठीक है, ये तो हो गए मकसद, पर सवाल ये है कि इस प्लानिंग को जमीन पर कैसे उतारा गया। इसके लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी रास्ता चुना गया, और इस पूरे काम का इंजन था प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग। 1950 में इसे बनाया गया, और आप समझिए कि यही वो संस्था थी जो अगले 60 सालों तक भारत की आर्थिक दिशा तय करने वाली थी। ये आइडिया सोवियत संघ से लिया गया था, और भारत ने एक के बाद एक कुल 12 5 ईयर प्लान्स बनाए। हर 5 साल के लिए देश के लक्ष्य तय किए जाते थे। हाँ, ये सफर हमेशा एक जैसा नहीं रहा।
बीच में युद्ध और सूखे जैसी मुश्किलें भी आईं, जिनकी वजह से प्लान हॉलिडे भी लेना पड़ा, मतलब योजनाओं को रोकना पड़ा। शुरू की योजनाओं में ये बदलाव देखना बड़ा दिलचस्प है। जो पहला प्लान था उसका पूरा फोकस था खेती किसानी पर। बड़े बड़े बांध बनाए गए, मतलब लॉजिक साफ था, पहले देश का पेट भरना जरूरी है। फिर जो दूसरा प्लान आया उसमें जोर दिया गया भारी उद्योगों पर, कारखानों पर। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप रणनीति थी। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये कि कैसे कुछ बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ बहुत बड़े और टारगेटेड कदम उठाए गए, और इन कदमों को आज हम क्रांतियों के नाम से जानते हैं। पहली थी ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी हरित क्रांति। ये देश में अनाज की जबरदस्त कमी का सीधा जवाब था। बेहतर बीज, खाद और सिंचाई के दम पर खेती की पैदावार में इतनी बढ़ोतरी हुई कि भारत अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने की जगह आत्मनिर्भर बन गया। ये सच में एक गेम चेंजर था। और इस पूरे कृषि बदलाव के पीछे जिसका दिमाग था वो थे वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन। इसीलिए उन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। इस क्रांति ने देश को भुखमरी से तो बचा लिया, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। इससे कुछ इलाकों और किसानों को तो बहुत फायदा हुआ, पर बाकी पीछे रह गए। इससे समाज में एक नई तरह की असमानता भी पैदा हुई। तो एक बड़ी समस्या सुलझी, पर कुछ नई चुनौतियां भी सामने आ गई। अब बिल्कुल इसी तरह की एक और क्रांति हुई, व्हाइट रेवोल्यूशन, यानी श्वेत क्रांति, और इसका फोकस था दूध उत्पादन पर। इस क्रांति ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। और इस क्रांति के नायक थे वर्गीज कुरियन, जिन्हें लोग मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उनका जो सहकारी मॉडल था, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हम सब अमूल के रूप में जानते हैं, उसने गांव-गांव के लाखों परिवारों को सीधे बाजार से जोड़ा और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। तो ये तो था क्रांतियों का दौर। अब हम आते हैं आधुनिक युग में, जहां भारत की आर्थिक सोच में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव आया। देखिए, 60 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। अब ये महसूस होने लगा था कि दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए प्लान बनाने का जो तरीका है, वो शायद 21वीं सदी की तेज रफ्तार दुनिया के लिए सही नहीं है। अब एक नए, ज्यादा लचीले तरीके की जरूरत थी। और इसीलिए योजना आयोग की जगह ली नीति आयोग ने। अब ये कोई प्लान बनाने वाली या आदेश देने वाली संस्था नहीं है, ये एक थिंक टैंक है। इसका काम है सरकार को, चाहे वो केंद्र की हो या राज्यों की, सलाह देना, नए नए आइडियाज देना। इससे राज्यों को भी अपनी जरूरत के हिसाब से नीतियां बनाने की ज्यादा आजादी मिली। तो एक मिक्स्ड इकोनॉमी से शुरुआत करके क्रांतियों के दौर से गुजरकर अब भारत एक नई नीतिगत ढांचे तक पहुंच चुका है। समृद्धि की एक खोज लगातार जारी है, लेकिन आज चुनौतियां भी नहीं हैं। क्लाइमेट चेंज है, ऑटोमेशन है, दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल है। ऐसे में ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि भारत की इस महान आर्थिक यात्रा का अगला अध्याय क्या होगा। आज हम इतिहास के उस रोमांचक पन्ने को पलटने वाले हैं जहां एक नया नया आजाद हुआ भारत अपने आर्थिक भविष्य की कहानी लिखने के लिए तैयार खड़ा था। देखिए, ये सिर्फ नीतियां बनाने का सवाल नहीं था, बल्कि एक करोड़ों लोगों की उम्मीदों को हकीकत में बदलने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही था, आखिर भारत अपने लिए कौन सा आर्थिक रास्ता चुनेगा। ये एक ऐसा फैसला था जिस पर देश का आने वाला पूरा का पूरा भविष्य टिका हुआ था। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 1947 से। आज़ादी के ठीक बाद भारत मानो एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था जहां से भविष्य के लिए कई रास्ते निकल रहे थे। दुनिया उस वक्त दो बड़े खेमों में बटी हुई थी और भारत के सामने ये चुनौती थी कि वो किस रास्ते पर आगे बढ़े। उस समय दुनिया में दो बड़े मॉडल थे। एक था पश्चिमी देशों का पूंजीवाद, जहां सारी बड़ी इंडस्ट्रीज और कंपनियां प्राइवेट हाथों में होती हैं और उनका मकसद होता है मुनाफा कमाना। और दूसरा था सोवियत संघ का साम्यवाद, जहां जमीन से लेकर फैक्ट्री तक हर चीज पर सरकार का कंट्रोल होता है। भारत के लिए इन दोनों में से किसी एक को चुनना वाकई एक मुश्किल काम था। तो हमारे नेताओं ने क्या फैसला किया? उन्होंने किसी एक मॉडल की आंख बंद करके नकल नहीं की, बल्कि भारत के लिए एक बिल्कुल नया, एक अपना रास्ता बनाया। एक ऐसा रास्ता जो दोनों के बीच का था, और इसे ही कहा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था आखिर है क्या?
अगर सीधे सीधे समझें तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां देश के लिए जो ज़रूरी उद्योग हैं, जैसे डिफेंस, रेलवे, भारी मशीनें बनाना, वो सरकार के हाथ में रहेंगे, जबकि बाकी के जो सेक्टर्स हैं वो प्राइवेट कंपनियों के लिए खुले रहेंगे। इसके पीछे सोच ये थी कि सरकार विकास की दिशा तय करे और प्राइवेट सेक्टर उस विकास में रफ्तार भरे। और इस पूरी प्लानिंग के मकसद बिल्कुल साफ थे, जो असल में हर भारतीय का सपना थे। जैसे देश के संसाधनों का सही इस्तेमाल हो, दशकों से चली आ रही गरीबी और बेरोजगारी से लड़ा जाए, सड़कें, बांध, अस्पताल बने और खेती के साथ साथ इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाया जाए ताकि देश अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अब देखिए, इतने बड़े बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक ठोस प्लान की जरूरत तो थी ही। इसकी प्रेरणा मिली सोवियत संघ के मॉडल से और भारत ने अपनाया पंचवर्षीय योजनाओं का रास्ता। मतलब हर 5 साल के लिए देश के विकास का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना। इस बहुत बड़े काम की जिम्मेदारी सौंपी गई योजना आयोग को, जिसे 1950 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाया गया था। ये एक बहुत ही पावरफुल सलाहकार संस्था थी जिसका काम था देश के लिए विकास का पूरा नक्शा तैयार करना। इस टाइमलाइन से हम उस दौर के सफर को आसानी से समझ सकते हैं। 1951 में पहली योजना आई जिसका पूरा जोर खेती पर था। भाई, देश के लिए सबसे पहले पेट भरना जरूरी था। जब खेती की हालत थोड़ी सुधरी तो 1956 की दूसरी योजना में भारी उद्योगों पर, जैसे स्टील प्लांट और मशीनरी पर फोकस किया गया ताकि देश आत्मनिर्भर बन सके, और ये सिलसिला 2017 तक चलता रहा। पंचवर्षीय योजनाओं के साथ साथ देश की 2 सबसे बड़ी जरूरतें थीं, अनाज और दूध। इनको पूरा करने के लिए 2 ऐतिहासिक मिशन शुरू किए गए, जिन्हें आज हम हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। पहले बात करते हैं हरित क्रांति की। 1960 के दशक तक भारत अनाज के लिए दूसरे देशों पर काफी हद तक निर्भर था। इस निर्भरता को खत्म करने के लिए मॉडर्न खेती के तरीके अपनाए गए। बेहतर बीज, खाद, कीटनाशक और सिंचाई के नए साधनों ने मिलकर ऐसा कमाल किया कि देश के अनाज के भंडारों में रिकॉर्ड तोड़ पैदावार हुई। और इस जबरदस्त कृषि बदलाव के पीछे जिस इंसान का दिमाग था वो थे महान वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन। उन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ तो देश अनाज में आत्मनिर्भर बन गया और किसानों की आर्थिक हालत सुधरी, लेकिन दूसरी तरफ इसका फायदा मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे सिंचित इलाकों और बड़े किसानों को ही ज्यादा मिला। इससे अमीर और गरीब किसानों के बीच की खाई और भी चौड़ी हो गई। अब आते हैं दूसरी क्रांति पर, यानी श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। इसका मकसद था भारत को दूध की कमी वाले देश से निकालकर दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाना। इसके लिए देश भर के दूध उत्पादकों को सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव्स के जरिए एक साथ जोड़ा गया। और इस मिशन को हकीकत में बदलने वाले थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें हम सब प्यार से मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उनके अमूल मॉडल ने तो देश के डेयरी उद्योग की पूरी किस्मत ही बदल कर रख दी। दशकों तक पंचवर्षीय योजनाओं ने देश को रास्ता दिखाया, लेकिन 21वीं सदी आते आते भारत की अर्थव्यवस्था और ज़रूरतें दोनों बदल चुकी थीं। अब एक नए नज़रिए की ज़रूरत महसूस होने लगी, और इसी ज़रूरत ने योजना बनाने के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव को जन्म दिया। ये वाकई एक ऐतिहासिक बदलाव था। पूरे 65 साल बाद 2014 में योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और उसकी जगह 2015 में बना नीति आयोग। अब फर्क ये था कि योजना आयोग ऊपर से नीचे की तरफ यानी टॉप डाउन तरीके से योजनाएं बनाता था। वहीं नीति आयोग का काम योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि राज्यों के साथ मिलकर देश के लिए नीतियां तैयार करना है। मतलब एक थिंक टैंक की तरह काम करना। तो नीति आयोग की भूमिका एक सलाहकार की है। ये सरकार को नए नए आइडियाज और पॉलिसीज पर सलाह देता है और ये पक्का करता है कि देश के विकास की योजनाओं में राज्यों की भी बराबर की भागीदारी हो। तो आज़ादी के बाद उस दौराहे पर खड़े भारत से लेकर पंचवर्षीय योजनाओं, हरित और श्वेत क्रांतियों से होते हुए नीति आयोग के दौर तक भारत की आर्थिक यात्रा सच में बेहद दिलचस्प रही है। हर दौर की अपनी चुनौतियां थीं और अपनी सफलताएं भी। ये सफर आज भी जारी है और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। भारत की इस विकास यात्रा का अगला अध्याय क्या होगा? जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो सदियों की गुलामी के बाद बस अभी-अभी आजाद हुआ है, खजाना एकदम खाली और करोड़ों लोगों का पेट भरने की चुनौती सामने खड़ी है।
तो आज हम भारत की उसी कहानी को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी कि कैसे एक नए राष्ट्र ने अपनी आर्थिक किस्मत खुद लिखने की ठानी। और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये कहानी है हिम्मत और एक जबरदस्त दूरदर्शिता की। तो इस पूरे सफर को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आज़ादी के ठीक बाद सबसे बड़ा सवाल क्या था। फिर बात करेंगे भारत के अपने बीच के रास्ते की। इसके बाद आएगा पंचवर्षीय योजनाओं का वो दौर, और फिर देखेंगे कि कैसे हरित और श्वेत क्रांति ने देश को बदला। और आखिर में हम ये समझेंगे कि भारत योजना से नीति तक कैसे पहुंचा। तो सबसे बड़ा सवाल बस एक ही था, लेकिन वो बहुत बड़ा था। अब आगे क्या? एक देश जो अभी अभी आज़ाद हुआ है, जिसे विरासत में मिली है गरीबी और बंटवारे के गहरे जख्म, वो अपनी अर्थव्यवस्था को अपने पैरों पर खड़ा कैसे करेगा? यही वो सवाल था जिसका जवाब ढूंढना था। तो बात शुरू होती है आज़ादी के ठीक बाद से। उस वक्त की दुनिया आप समझिए मोटे तौर पर 2 खेमों में बटी हुई थी, और भारत ठीक एक चौराहे पर खड़ा था। उसे एक ऐसा आर्थिक मॉडल चुनना था जो आने वाले कल की नींव रखने वाला था। तो सामने रास्ते क्या थे? देखिए, एक तरफ था अमेरिका वाला पूंजीवादी, मतलब कैपिटलिस्ट मॉडल, जहां सब कुछ बाजार के हवाले था, प्राइवेट कंपनियां ही सब कुछ चलाती थीं। और दूसरी तरफ था सोवियत संघ का साम्यवादी या कम्युनिस्ट मॉडल, जहां हर चीज पर सरकार का कंट्रोल था। मतलब 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं, और भारत को इनमें से एक को चुनना था। अब देखिए, मजे की बात यह है कि भारत के उस वक्त के नेताओं ने किसी एक खेमे में जाने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि भाई भारत की जो अपनी मुश्किलें हैं, अपनी चुनौतियां हैं, उनके लिए कोई बना बनाया सोल्यूशन काम नहीं करेगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना खुद का एक रास्ता बनाया, एक बीच का रास्ता। और इस रास्ते का नाम था मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसको ऐसे समझिए कि ये दोनों दुनियाओं से अच्छी अच्छी बातें लेने जैसा था। सरकार ने कहा कि देखो, जो बड़े और जरूरी उद्योग हैं, जैसे स्टील प्लांट बनाने हैं, बड़े बड़े बांध बनाने हैं, ये जिम्मेदारी सरकार की। और बाकी चीजें जैसे खेती बाड़ी, छोटी मोटी दुकानें, ये सब लोगों के लिए, मतलब प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया गया। अब सवाल ये था कि ठीक है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी का आइडिया तो बढ़िया है, पर इसे लागू कैसे करेंगे? तो इसके लिए भारत ने सोवियत संघ से प्रेरणा ली और इकोनॉमिक प्लानिंग का मॉडल अपनाया। इसका सीधा सा मतलब ये था कि दिल्ली में एक संस्था बैठेगी जिसका नाम रखा गया योजना आयोग, और वही पूरे देश के लिए लक्ष्य तय करेगी कि भाई सड़कें कहाँ बनेंगी, स्कूल कहाँ खुलेंगे, किस चीज़ पर कितना पैसा खर्च होगा। और इन सब का एक ही मकसद था, गरीबी और बेरोजगारी को देश से खत्म करना। और इस बड़ी प्लानिंग को जमीन पर उतारने का तरीका थी भारत की मशहूर पंचवर्षीय योजनाएं, यानी 5 ईयर प्लान्स। आप इनको ऐसे समझ सकते हैं कि ये देश के विकास के लिए 5-5 साल के डिटेल्ड ब्लूप्रिंट हुआ करते थे। ये तय करते थे कि अगले 5 साल में देश को किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो देखिए, ये सिलसिला चला कैसे। 1950 में बना योजना आयोग, फिर 1951 से पहला 5 ईयर प्लान शुरू हुआ, और फिर एक के बाद एक प्लान आते गए। लेकिन 1966 में इस सिलसिले पर एक ब्रेक लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि चीन और पाकिस्तान के साथ लड़ाइयां हुई, देश में भयंकर सूखा पड़ा, जिसने पूरी इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया। तो फिर लंबी लंबी योजनाओं की जगह 3 साल तक एक साल के छोटे प्लान बनाए गए, और इसी दौर को प्लान हॉलिडे कहा गया। तो जो सबसे पहला प्लान था ना, उसका मंत्र एकदम साफ था। सबसे पहले पेट पूजा, मतलब सबसे पहले खेती पर ध्यान दो। इकोनॉमिस्ट के.एन. राज का तर्क था कि भाई अगर देश की जनता ही भूखी रहेगी तो बड़े बड़े उद्योग लगाकर क्या फायदा। इसीलिए सारा का सारा जोर एग्रीकल्चर पर दिया गया। भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बड़े डैम्स इसी सोच का नतीजा थे। और बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 15%, सिर्फ खेती और सिंचाई पर लगाया गया। और फिर आया दूसरा प्लान, और यहां कहानी ने एक बड़ा मोड़ लिया। फोकस पूरी तरह से पलट गया। अब जोर खेती से हटकर भारी उद्योगों यानी हैवी इंडस्ट्री पर था। सोच ये थी कि अगर देश को सही मायनों में आत्मनिर्भर बनाना है तो अपना इंडस्ट्रियल बेस मजबूत करना ही होगा। इसलिए इंडस्ट्री पर खर्च का टारगेट बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला फैसला था। इसने आधुनिक भारत की नींव तो रखी, पर हां, इसका एक असर यह भी हुआ कि कुछ वक्त के लिए खेती से ध्यान थोड़ा हट गया। अब देखिए, प्लान्स तो अपनी जगह चल रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती मुंह बाय खड़ी थी, और वो थी बढ़ती आबादी का पेट भरना। खाने की कमी एक बड़ी समस्या बन रही थी, और इसी चुनौती ने भारत को 2 ऐसी ऐतिहासिक क्रांतियों के रास्ते पर डाल दिया जिन्होंने देश की तस्वीर ही बदल दी। इनमें से पहली थी हरित क्रांति, यानी द ग्रीन रेवोल्यूशन।
ये दरअसल खेती में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। मतलब बढ़िया क्वालिटी के बीज, फर्टिलाइजर और सिंचाई के बेहतर तरीकों का इस्तेमाल करके अनाज का उत्पादन कई गुना बढ़ाना, और भारत इस कोशिश में काफी हद तक कामयाब भी रहा। इस पूरी क्रांति के पीछे एमएस स्वामीनाथन का विजन था। इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा गेहूं की पैदावार पर, और खास तौर पर पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में। अच्छी बात यह हुई कि देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बन गया, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। इसने अमीर और गरीब किसानों के बीच का फासला बढ़ा दिया और कुछ इलाके बाकी इलाकों से ज्यादा तरक्की कर गए। अब जिस वक्त खेतों में ये हरी क्रांति हो रही थी, उसी के साथ साथ एक और खामोश क्रांति भी चल रही थी, श्वेत क्रांति। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसका मकसद था देश को दूध के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, और ये कमाल हुआ कॉपरेटिव्स यानी सहकारी समितियों के जरिए, जहां लाखों छोटे छोटे दूध उत्पादक एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। और इस क्रांति के पीछे जो शख्स थे वो थे वर्गीस कुरियन, जिन्हें लोग आज भी मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उन्हीं की लीडरशिप में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना। ये कहानी बताती है कि कैसे एक सही सोच और लोगों की मिलीजुली कोशिश कितने बड़े बदलाव ला सकती है। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आज के दौर की तरफ। वक्त के साथ ये महसूस किया जाने लगा कि वो जो पुराना सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाला मॉडल था ना, वो अब 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा था। देश की अर्थव्यवस्था बहुत बदल चुकी थी और अब एक नए नजरिए की जरूरत थी। और इसी सोच के साथ योजना आयोग का दौर खत्म हुआ और 2015 में एक नई संस्था बनी, नीति आयोग। अब ये सिर्फ नाम बदलने वाली बात नहीं थी, ये सोच बदलने वाली बात थी। इसको ऐसे समझिए, योजना आयोग एक तरह से एक सख्त हेडमास्टर जैसा था, जो दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए नियम कानून बनाता था। वहीं नीति आयोग एक थिंक टैंक या एक कोच की तरह है। इसका काम निर्देश देना नहीं, बल्कि सलाह देना है, और केंद्र और राज्यों को एक टीम की तरह मिलकर काम करने में मदद करना है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस बदलाव के मायने क्या हैं? एक प्लानर से थिंक टैंक तक का ये सफर भारत की आर्थिक सोच के बारे में क्या बताता है? एक डायरेक्टर की भूमिका से हटकर एक सलाहदार की भूमिका में आना, ये दिखाता है कि भारत की आर्थिक रणनीति कैसे वक्त के साथ बदली है। और ये सवाल हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए कौन सा तरीका बेहतर है। जब भारत आजाद हुआ तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी अर्थव्यवस्था को जमीन से उठाकर खड़ा करना। तो सवाल यह था कि भारत आखिर कौन सा रास्ता चुनेगा। चलिए आज भारत की इकोनॉमिक प्लानिंग की इसी दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। तो इस सफर में हम कहां-कहां चलेंगे? सबसे पहले बात करेंगे आजादी के ठीक बाद के उस बड़े सवाल की। फिर समझेंगे कि भारत ने अपना बीच का रास्ता कैसे निकाला। इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं के दौर को देखेंगे, हरित और श्वेत क्रांति का असर जानेंगे, और आखिर में समझेंगे कि कैसे प्लानिंग का ये तरीका योजना आयोग से नीति आयोग तक पहुंचा। सोचिए, साल 1947, भारत आजाद हो चुका है, हर तरफ जश्न का माहौल है। लेकिन उस जश्न के बीच एक बहुत बड़ा सवाल भी है, देश की अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी। देखिए, ये सिर्फ पैसे कौड़ी का सवाल नहीं था, ये एक नए राष्ट्र की पहचान का सवाल था। सदियों की गुलामी के बाद भारत अपनी आर्थिक किस्मत को अपने हाथों से कैसे लिखेगा। उस वक्त आप समझिए, दुनिया दो बड़े खेमों में बटी हुई थी। एक तरफ था अमेरिका का कैपिटलिस्ट मॉडल, यानी खुला बाजार जहां सब कुछ प्राइवेट हाथों में था, और दूसरी तरफ था सोवियत संघ का कम्युनिस्ट मॉडल, जहां सब कुछ सरकार के कंट्रोल में था। अब भारत को चुनना था, या तो किसी एक की तरफ जाए या फिर अपना ही कोई नया रास्ता बनाए। और भारत ने, जैसा कि वो अक्सर करता है, एक अलग ही रास्ता चुना। एक ऐसा रास्ता जो किसी की कॉपी नहीं था, बल्कि भारत की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया था। और इस रास्ते को नाम दिया गया मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि जो जरूरी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे भारी मशीनें या डिफेंस, वो सरकार के पास रहेंगी, लेकिन बाकी सेक्टर्स में प्राइवेट कंपनियों को भी आगे बढ़ने का पूरा मौका दिया जाएगा। मतलब ये एक तरह से दोनों दुनियाओं का बेस्ट लेने की एक बड़ी हिम्मत वाली कोशिश थी। ठीक है, आइडिया तो अच्छा था, पर सवाल यह था कि इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए। तो इसके लिए जो टूल इस्तेमाल किया गया वो था इकोनॉमिक प्लानिंग। यानी सरकार पहले से प्लान करेगी कि देश के पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल कैसे और कहाँ करना है। इस प्लानिंग के पीछे जो सोच थी, जो लक्ष्य थे, वो बहुत बड़े थे और एकदम साफ थे।
देश के लिमिटेड रिसोर्सेज का सबसे अच्छा इस्तेमाल हो, गरीबी और बेरोजगारी को खत्म किया जाए, खेती और इंडस्ट्री दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ाया जाए और देश में इन्वेस्टमेंट का एक माहौल बनाया जाए। ये एक नए आत्मनिर्भर भारत का ब्लूप्रिंट था। तो इस बड़ी प्लानिंग को हकीकत बनाने के लिए शुरू हुआ 5 ईयर प्लान्स का वो ऐतिहासिक दौर। हाँ, इसकी प्रेरणा सोवियत संघ से ली गई थी। अब ये प्लान्स बनाएगा कौन? इसके लिए 15 मार्च 1950 को एक बॉडी बनाई गई, प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसके पहले चेयरमैन बने और इसी संस्था ने अगले कई दशकों तक भारत की इकोनॉमिक दिशा तय की। तो 1951 में पहला 5 ईयर प्लान आया और फिर यह सिलसिला चलता रहा। लेकिन बीच में 1966 से 69 तक जंग और सूखे की वजह से कुछ दिक्कतें आईं, तो लंबे प्लान्स की जगह 3 एक साल के प्लान्स लाए गए। इसी पीरियड को प्लान हॉलिडे भी कहते हैं। जो पहला प्लान था जिसे के.एन. राज ने ड्राफ्ट किया था, उसका पूरा का पूरा फोकस खेती पर था। और यह सोचना बिल्कुल सही भी था, क्योंकि उस वक्त भारत की ज्यादातर आबादी तो खेती पर ही टिकी थी। भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बड़े डैम और सिंचाई के प्रोजेक्ट्स सब इसी सोच का नतीजा थे। लेकिन दूसरे प्लान में एकदम से गियर बदल दिए गए। अब पूरा फोकस शिफ्ट हो गया भारी उद्योगों पर। सोच ये थी कि जब तक देश में स्टील प्लांट नहीं होंगे, बड़ी बड़ी मशीनें नहीं बनेंगी, तब तक असली तरक्की कैसे होगी? ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा दाव था। तो एक तरफ बड़े बड़े उद्योगों की नींव तो पड़ रही थी, पर देश के सामने एक और बहुत बड़ी, बहुत बेसिक चुनौती थी, करोड़ों लोगों का पेट भरना। और इसी जरूरत से निकली 2 बड़ी क्रांतियां। पहली थी हरित क्रांति, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। हुआ ये कि 1960 के दशक के आखिर में सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीजों, खाद और सिंचाई पर जोर दिया। नतीजा, खेती की पैदावार में जबरदस्त उछाल आया। जो देश कल तक अनाज के लिए दूसरों पर निर्भर था, वो अब आत्मनिर्भर बन रहा था। और इस पूरी क्रांति के जो हीरो थे, वो थे महान वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन। उन्हें ही भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ फायदा ये हुआ कि पैदावार बढ़ी, किसानों की हालत सुधरी, पर दूसरी तरफ इसका ज्यादा फायदा पंजाब, हरियाणा जैसे कुछ ही राज्यों को और गेहूं जैसी कुछ ही फसलों को मिला। इससे इलाकों और लोगों के बीच की असमानता भी बढ़ गई। खेती की बात होगी, अब आते हैं दूध पर। यहां हुई दूसरी बड़ी क्रांति, श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ये कोऑपरेटिव मूवमेंट की एक ऐसी जबरदस्त कामयाबी थी जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। और इस क्रांति को मुमकिन बनाया वर्गीज कुरियन ने, जिन्हें हम सब मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अमूल जैसा ब्रांड जो आज हर घर में है, उन्हीं की देन है। वक्त आगे बढ़ा, हम 21वीं सदी में आ गए और भारत की इकोनॉमी भी बदल गई। और इसके साथ ही देश की इकोनॉमिक प्लानिंग की सोच में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया। 1 जनवरी 2015, ये तारीख इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग की कहानी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तो हुआ ये कि 65 साल पुराने योजना आयोग को बंद कर दिया गया और उसकी जगह आया नीति आयोग। अब ये सिर्फ नाम का फेर नहीं था। फर्क को ऐसे समझिए, योजना आयोग दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए प्लान बनाता था, एक टॉप डाउन अप्रोच। वहीं नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह काम करता है, जो सरकार को सलाह देता है और राज्यों के साथ मिलकर नीतियां बनाने पर जोर देता है। तो कहां एक तरफ भारत मुश्किल विकल्पों के बीच अपना रास्ता बना रहा था और कहां आज वो एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्लेयर है। ये सफर बताता है कि भारत की प्लानिंग की कहानी हमेशा बदलती रही है, विकसित होती रही है। और ये पूरी कहानी हमें आज एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था और बड़ी हो रही है, इसकी विकास की कहानी का अगला चैप्टर आखिर कैसा होना चाहिए? सोचिए जरा, 1947 का भारत, आजादी तो मिल गई, लेकिन अब आगे क्या? देश एक बहुत बड़े चौराहे पे खड़ा था। एक नया देश, एक नई किस्मत, और सबसे बड़ा सवाल ये था कि अपने करोड़ों लोगों के लिए एक मजबूत आर्थिक भविष्य आखिर बनाया कैसे जाए। आज हम इसी दिलचस्प सफर को समझने वाले हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज़ादी के बाद की उस सबसे बड़ी चुनौती की, फिर देखेंगे कि भारत ने कैसे अपना एक अनोखा बीच का रास्ता चुना। इसके बाद आएगा पंचवर्षीय योजनाओं का वो मशहूर दौर, और फिर जानेंगे उन 2 क्रांतियों के बारे में जिन्होंने देश की तस्वीर बदल दी। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे हम योजना से नीति तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। साल था 1947।
भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन अब सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी देश की अर्थव्यवस्था को एक नई, एक सही दिशा देना। सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना, पर इसका जवाब उतना ही मुश्किल था। सोचिए, एक ऐसी अर्थव्यवस्था कैसे बनाई जाए जो गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन से जूझ रहे देश को तरक्की की राह पर ले जा सके। देखिए, उस वक्त ना दुनिया में मोटे तौर पर दो ही रास्ते दिख रहे थे। एक था पूंजीवादी या कैपिटलिस्ट मॉडल, जिसमें सारा कंट्रोल प्राइवेट कंपनियों के हाथ में होता है, और दूसरा था साम्यवादी या कम्युनिस्ट मॉडल, जहां हर चीज पर सरकार का कंट्रोल होता है। अब भारत के सामने चॉइस थी कि इन दोनों में से किसी एक को चुने या फिर कोई अपना ही तीसरा रास्ता बनाए। और भारत ने वही किया जो वो हमेशा करता है, कुछ अलग। किसी एक मॉडल की नकल करने के बजाय भारत ने फैसला किया कि वो अपना खुद का रास्ता बनाएगा, एक बीच का रास्ता। और इस रास्ते को नाम दिया गया मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये था क्या? ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करने वाले थे। मतलब कुछ बहुत जरूरी इंडस्ट्रीज जैसे डिफेंस या रेलवे वो सरकार ने अपने पास रखी और बाकी चीजें प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दी गईं। एक तरह का बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स बनाने की कोशिश थी। ठीक है, तो आइडिया तो अच्छा था, लेकिन इस मिक्स्ड इकोनॉमी को हकीकत में बदलने के लिए, जमीन पर उतारने के लिए एक बहुत मजबूत टूल की जरूरत थी, और वो टूल था इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी आर्थिक नियोजन। तो इस प्लानिंग के लक्ष्य क्या रखे गए? देखिए, लक्ष्य बहुत बड़े थे। ये सिर्फ सड़कें या बांध बनाना नहीं था। हाँ, वो भी जरूरी था, पर असली मकसद कहीं ज्यादा बड़ा था। मकसद था देश के पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल करना, गरीबी और बेरोजगारी जैसी बड़ी मुश्किलों को जड़ से खत्म करना, और हाँ, खेती और इंडस्ट्री दोनों के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार करना। अब इस बड़ी प्लानिंग को लागू करने के लिए एक सिस्टम चाहिए था, तो सोवियत यूनियन से प्रेरणा लेकर एक मॉडल अपनाया गया। एक ऐसा मॉडल जिसका नाम हम सबने सुना है, 5 ईयर प्लान्स, यानी पंचवर्षीय योजनाएं। और इन्हीं प्लान्स को बनाने और लागू करने की पूरी जिम्मेदारी दी गई एक नई संस्था को। 15 मार्च 1950 को बना प्लानिंग कमीशन, यानी योजना आयोग। और इसके पहले चेयरमैन कौन बने? देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो जो पहला 5 ईयर प्लान आया 1951 से 56 तक, उसका पूरा का पूरा फोकस था एग्रीकल्चर पर। आप देखिए, कुल खर्च का 15% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ खेती और सिंचाई पर लगाया गया। ये वही दौर था जब देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बड़े डैम बनाए जा रहे थे। लेकिन अब यहां देखिए, दूसरे 5 ईयर प्लान में कहानी पूरी तरह से पलट गई। फोकस एकदम शिफ्ट हो गया। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि तब यह सोचा गया कि अगर देश को सच में लंबे समय के लिए आत्मनिर्भर बनना है तो अपना इंडस्ट्रियल बेस मजबूत करना ही होगा, और इसीलिए इस बार सबसे ज्यादा जोर दिया गया भारी उद्योगों पर, करीब 18.5% खर्च के साथ। कह सकते हैं कि यह भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन की नींव रखने वाला एक बहुत बड़ा कदम था। तो ये सिलसिला तीसरी योजना तक तो ठीक ठाक चला, लेकिन फिर देश पर एक साथ कई मुसीबतें आ पड़ी। 1962 में चीन के साथ युद्ध, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, और ऊपर से देश में भयानक सूखा। इन सब ने मिलकर इकोनॉमी की कमर ही तोड़ दी। हालात इतने खराब हो गए कि सरकार को इन 5 ईयर प्लान्स पर ब्रेक लगाना पड़ा। तो 1966 से 1969 के बीच एक गैप आया जिसे प्लान हॉलिडे कहा जाता है। तो एक तरफ तो ये योजनाओं का उतार चढ़ाव चल ही रहा था, लेकिन भारत के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती मुंह बाए खड़ी थी, और वो थी अनाज की कमी। और जानते हैं, इसी एक चुनौती ने भारत में 2 महान क्रांतियों को जन्म दिया। इनमें से पहली थी हरित क्रांति, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। हुआ ये कि 1967-68 के आसपास हाई क्वालिटी बीजों, फर्टिलाइजर और सिंचाई की नई टेक्नोलॉजी की मदद से खेती के प्रोडक्शन में एक ऐसा जबरदस्त उछाल आया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। और बस यहीं से भारत अनाज के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़ा। और इस पूरी क्रांति के पीछे जिस एक इंसान का दिमाग था, वो थे महान वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन। उन्हें आज भी फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। लेकिन हर कहानी की तरह इस क्रांति के भी 2 पहलू थे। एक तरफ तो यह सच है कि इसने गेहूं की पैदावार में तो जैसे क्रांति ही ला दी। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसानों की माली हालत एकदम सुधर गई। पर इसका एक दूसरा पहलू भी था। इसका फायदा ना ज्यादातर इन्हीं कुछ इलाकों तक ही सिमट कर रह गया। और नतीजा
देश के बाकी हिस्सों के साथ एक आर्थिक फासला और बढ़ गया, जिसे हम रीजनल इनइक्वालिटी कहते हैं। अच्छा, जिस वक्त खेतों में ये हरित क्रांति हो रही थी, उसी वक्त देश में एक और क्रांति, एक शांत क्रांति भी चल रही थी। ये थी श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। और इसका मकसद बहुत सीधा और बड़ा था, भारत को दूध के प्रोडक्शन में दुनिया का नंबर 1 देश बनाना। और इस क्रांति के पीछे जो शख्सियत थी, वो थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें आज पूरा देश बड़े प्यार से मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहकर बुलाता है। चलिए, आप कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आज के दौर में लाते हैं। दशकों तक ये 5 ईयर प्लान्स का सिस्टम चला, लेकिन वक्त के साथ भारत की आर्थिक ज़रूरतें भी बदल गईं, और जब ज़रूरतें बदली तो जाहिर है प्लानिंग के तरीकों को भी बदलना ही था। और फिर आई तारीख 1 जनवरी 2015। इस दिन प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके एक नई संस्था बनाई गई, और इसी के साथ भारत की इकोनॉमिक प्लानिंग में एक नए दौर की, एक नए युग की शुरुआत हुई। और ये नई संस्था थी नीति आयोग। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि इन दोनों के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, प्लानिंग कमीशन एक तरह से सेंट्रल प्लानर था, मतलब दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए प्लान्स बनते थे। वहीं नीति आयोग सरकार के लिए एक थिंक टैंक की तरह काम करता है, जो राज्यों को अपने साथ लेकर चलता है। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो योजना आयोग का अप्रोच टॉप डाउन था। वो राज्यों को बताता था कि आपको ये करना है, जबकि नीति आयोग एक सहयोगी की तरह काम करता है, ये पता लगाने के लिए कि सबसे अच्छा क्या काम करेगा। तो ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये सोच का एक बहुत बड़ा बदलाव था। एक टॉप डाउन डायरेक्टर की भूमिका से हटकर एक सहयोगी थिंक टैंक की तरफ बढ़ने का कदम, ताकि एक नए आर्थिक दौर की बदलती जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके। तो आज़ादी के बाद के उस पहले सबसे मुश्किल सवाल से लेकर आज नीति आयोग तक भारत की इकोनॉमी ने वाकई एक बहुत लंबा और यादगार सफर तय किया है। लेकिन जैसा हम जानते हैं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, सफर अभी जारी है। और अब आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था और तेजी से आगे बढ़ रही है, विकास और तरक्की के अगले चैप्टर को कौन से नए मॉडल्स और कौन सी नई पॉलिसीज लिखने वाली हैं। सोचा है कि एक नया आजाद हुआ देश अपनी तकदीर खुद लिखने के लिए क्या करता है, कौन सा रास्ता चुनता है। आज हम बात करेंगे भारत के उसी 70 साल लंबे आर्थिक सफर की, जहां योजनाओं के जरिए एक बहुत बड़े, एक महत्वाकांक्षी भविष्य को बनाने की कोशिश की गई थी। देखिए, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो हालात बहुत मुश्किल थे। एक तरफ थी अंग्रेज़ों की छोड़ी हुई एक तरह से तबाह हो चुकी अर्थव्यवस्था, और दूसरी तरफ थी करोड़ों लोगों की उम्मीदें। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब आगे क्या, रास्ता कौन सा चुना जाए। तो चलिए देखते हैं कि हमारे देश को बनाने वालों ने इस ऐतिहासिक मोड़ पर आखिर क्या फैसला लिया। इस पूरे कहानी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज़ादी के वक्त दुनिया में चल क्या रहा था। फिर हम जानेंगे कि भारत ने अपना अलग एक अनोखा रास्ता कैसे बनाया। उसके बाद हम पंचवर्षीय योजनाओं के दौर को समझेंगे, फिर उन 2 महान क्रांतियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने देश को बदला, और आखिर में हम योजना आयोग से आज के नीति आयोग तक के सफर को देखेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए जब पूरी दुनिया साफ साफ 2 हिस्सों में, 2 ताकतों में बटी हुई थी, और भारत ठीक एक चौराहे पर खड़ा था। सवाल ये था कि किस तरफ जाएं। देखिए, एक रास्ता था अमेरिका वाला पूंजीवादी मॉडल, जिसका मानना था कि बाजार को खुला छोड़ दो, प्राइवेट कंपनियां देश को आगे ले जाएंगी। और दूसरा रास्ता था सोवियत संघ का साम्यवादी मॉडल, जहां हर चीज, फैक्ट्री से लेकर खेत तक, सब कुछ सरकार के हाथ में था। ये 2 ऐसे अलग अलग रास्ते थे जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी दिशा में जाते थे। लेकिन भारत ने इन दोनों में से किसी भी रास्ते पर आंख बंद करके चलना ठीक नहीं समझा। उसने एक तीसरा, अपना खुद का रास्ता बनाया, एक ऐसा रास्ता जो उस वक्त पूरी दुनिया के लिए काफी नया था। और इस रास्ते का नाम रखा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब न तो पूरी तरह से पूंजीवाद और न ही पूरी तरह से साम्यवाद। भारत ने फैसला किया कि वो दोनों दुनियाओं की जो सबसे अच्छी बातें हैं उन्हें अपनाएगा। ये एक बहुत बड़ा संतुलन बनाने की कोशिश थी। सोचा ये गया कि जो बड़े और जरूरी उद्योग हैं, जैसे रक्षा, भारी मशीनरी, रेलवे, उन्हें सरकार अपने पास रखेगी, और जो बाकी चीजें हैं, जो रोजमर्रा के व्यापार हैं, उन्हें प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया जाएगा, ताकि विकास की रफ्तार भी बनी रहे और देश की बुनियाद भी मजबूत हो।
अच्छा, अब सवाल ये था कि इस मिक्स्ड इकोनॉमी को चलाया कैसे जाएगा। इसका जवाब मिला आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग से। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई परिवार अपना महीने का बजट बनाता है ना, बिल्कुल वैसे ही देश ने ये तय किया कि हमारे पास जो भी संसाधन है, पैसा, जमीन, लोग, उनका इस्तेमाल सबसे जरूरी कामों में एक प्लान के तहत किया जाएगा। और ये सबसे जरूरी काम थे क्या? मकसद बिल्कुल साफ थे। देश से गरीबी और बेरोजगारी को हटाना, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़कें, बिजली, पानी का इंतजाम करना, खेती और इंडस्ट्री दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना और देश में निवेश को बढ़ावा देना। ये सिर्फ लक्ष्य नहीं थे, ये एक नए भारत के सपने थे जिन्हें योजनाओं के जरिए हकीकत में बदलना था। तो इन बड़े बड़े सपनों को साकार करने के लिए भारत ने एक मॉडल अपनाया जो अगले कई दशकों तक देश की आर्थिक धड़कन बना रहा, और इसी को हम कहते हैं पंचवर्षीय योजनाओं का दौर। इस बहुत बड़े काम की जिम्मेदारी एक नई संस्था को दी गई जिसका नाम था योजना आयोग। इसे 15 मार्च 1950 को बनाया गया था और इसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते थे। इसका काम था देश के लिए अगले 5 साल का पूरा खाका तैयार करना। और हाँ, ये जो आइडिया था ये हमने सोवियत संघ के मॉडल से प्रेरित होकर अपनाया था। और ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं था, ये दशकों तक चला। 1951 से लेकर 2017 तक देश में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गईं। हाँ, इस बीच 1966 से 69 तक का जो समय था वो युद्ध और सूखे की वजह से थोड़ा मुश्किल था, तो एक ब्रेक लेना पड़ा। इसे योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे भी कहते हैं। अब देखिए, जो पहली 2 योजनाएं थी वो भारत के भविष्य को लेकर 2 अलग-अलग सोच दिखाती हैं। पहली योजना जिसे के.एन. राज ने तैयार किया था, उसका फोकस था सबसे पहले देश का पेट भरना जरूरी है, तो सारा जोर खेती किसानी और भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बड़े बांधों पर दिया गया। लेकिन दूसरी योजना में पीसी महालनोबिस ने कहा कि नहीं, देश की असली ताकत तो उद्योगों से आएगी। और फिर क्या था, देश में बड़े बड़े स्टील प्लांट्स की नींव रखी गई। इन्हीं योजनाओं के दौर में भारत में 2 ऐसे बड़े आंदोलन हुए जिन्हें हम क्रांति से कम नहीं कह सकते। इन्होंने देश के सामने खड़ी 2 सबसे बड़ी चुनौतियों, एक अनाज की कमी और दूसरी दूध की कमी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये थी हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। एक जमाना था जब भारत को अनाज के लिए दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। हरित क्रांति ने ये पूरी तस्वीर ही बदल दी। अच्छी क्वालिटी के बीज, खाद, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई की सुविधाओं ने खेतों में जैसे कोई जादू कर दिया, और देखते ही देखते भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। इस बहुत बड़े बदलाव के पीछे एक नाम हमेशा याद रखा जाएगा, MS स्वामीनाथन। ये उनकी ही दूरदृष्टि थी जिसने भारत को भुखमरी के एक बड़े संकट से बाहर निकाला। इसीलिए उन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। लेकिन जैसा होता है, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। हरित क्रांति से फायदा तो हुआ, लेकिन इसका असर पूरे देश में एक जैसा नहीं हुआ। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों के किसान तो काफी अमीर हो गए, लेकिन देश के बाकी हिस्सों तक इसका फायदा उतना नहीं पहुंचा। इससे अमीर और गरीब किसानों के बीच का फासला थोड़ा और बढ़ गया। अच्छा, खेतों में तो क्रांति हो गई, अब बारी थी घरों तक पहुंचने वाले दूध की। श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, वो आंदोलन था जिसने भारत को दूध की कमी वाले देश से निकालकर दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया। और इस क्रांति के नायक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। हम सब उन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उन्होंने ही अमूल जैसा एक सहकारी मॉडल बनाया जिसने देश के करोड़ों पशुपालकों की जिंदगी ही बदल कर रख दी। चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे नए मोड़ पर आते हैं। ये वो दौर है जब 60 साल से भी ज्यादा पुरानी एक व्यवस्था को बदला गया और भारत की आर्थिक प्लानिंग ने एक नई करवट ली। योजना आयोग, जिसने लगभग 64 सालों तक भारत के विकास का नक्शा तैयार किया, उसका सफर 2014 में खत्म हो गया। ऐसा महसूस किया गया कि बदलते वक्त के साथ अब एक नई सोच वाली संस्था की जरूरत है। और फिर 1 जनवरी 2015 को जन्म हुआ नीति आयोग का। अब इसका काम योजना आयोग की तरह ऊपर से योजनाएं बनाकर राज्यों को देना नहीं है, बल्कि ये सरकार के लिए एक थिंक टैंक यानी एक विचार मंच की तरह काम करता है, जो देश के विकास के लिए नई नई आइडिया और सलाह देता है। तो योजना आयोग से लेके नीति आयोग तक का ये पूरा सफर हमने देखा।
भारत की आर्थिक कहानी आज एक बार फिर एक नए चौराहे पर खड़ी है। अब सवाल यह है कि इस डिजिटल युग में और दुनिया भर की नई चुनौतियों के बीच हमारी आर्थिक कहानी का अगला चैप्टर कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है। आज बात करते हैं उस दौर की जब भारत नया नया आजाद हुआ था। ये कहानी है एक बहुत बड़े राष्ट्रीय प्रयोग की। ये कहानी है भारत के नियोजित विकास की। सोचिए जरा, 200 साल की गुलामी के बाद भारत आजाद तो हो गया, पर उसके सामने एक पहाड़ जैसा सवाल खड़ा था। इतने बड़े देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल जीरो से कैसे खड़ा किया जाए? तो कहानी शुरू होती है एक चौराहा से, एक ऐसा मोड़ जहां भारत को एक रास्ता चुनना था जो उसके भविष्य की दिशा तय करने वाला था। उस वक्त दुनिया में मोटे तौर पर 2 ही रास्ते दिख रहे थे। एक था कैपिटल यानी पूंजीवादी मॉडल, जहां सब कुछ बाजार और प्राइवेट कंपनियों पर छोड़ दिया जाता है, और दूसरा था कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी मॉडल, जहां हर चीज पर सरकार का कंट्रोल होता है। लेकिन भारत के नेताओं ने सोचा कि क्यों किसी बने बनाए रास्ते पर चला जाए, क्यों न इन दोनों से कुछ सीखते हुए अपना ही एक नया रास्ता बनाया जाए। और इसी सोच से जन्म हुआ मिश्रित अर्थव्यवस्था के आइडिया का। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर साथ साथ चलेंगे। कुछ जरूरी चीजें सरकार संभालेगी और बाकी में प्राइवेट कंपनियों को भी मौका मिलेगा। भारत ने इस मिले जुले मॉडल को अपना एक समाजवादी रूप दिया, और यही रास्ता आने वाले कई दशकों तक हमारी आर्थिक नीति की रीढ़ बना रहा। अब इस पूरी प्लानिंग के पीछे मकसद क्या थे? लक्ष्य बहुत बड़े थे, जैसे देश के जो भी संसाधन हैं उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल करना, गरीबी और बेरोजगारी को कम करना, खेती और इंडस्ट्री दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना, देश में निवेश को बढ़ावा देना और सबसे बढ़कर एक मजबूत आर्थिक लोकतंत्र की नींव रखना। इतने बड़े सपनों को जमीन पर उतारने के लिए एक टूल की जरूरत थी, और वो टूल थी हमारी 5 वर्षीय योजनाएं यानी 5 ईयर प्लान्स। और इसी काम के लिए 15 मार्च 1950 को बनाया गया योजना आयोग। ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं थी, बल्कि एक सलाहकार बॉडी थी। इसका काम था देश के लिए 5-5 साल के प्लान बनाना, और इसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते थे। तो योजनाओं का दौर शुरू हुआ। 1951 से पहली योजना, फिर दूसरी, फिर तीसरी, सब लाइन से चली। लेकिन फिर 1966 और 1969 के बीच एक ब्रेक आया। इसे प्लान हॉलिडे या योजना अवकाश कहा गया, जो अपने आप में एक जरूरी मोड़ था। जो पहली 5 वर्षीय योजना थी, उसका पूरा फोकस था खेती पर। देश की सबसे पहली जरूरत खाना थी, इसलिए भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बड़े बांध बनाने और सिंचाई के इंतजाम करने पर जोर दिया गया। पहली योजना के बाद फोकस बदला। दूसरी योजना में सारा जोर दिया गया भारी उद्योगों पर। मकसद था देश के अंदर ही एक मजबूत इंडस्ट्रियल बेस तैयार करना, ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। तो सवाल उठता है कि इन सब योजनाओं का आखिर असर क्या हुआ? असर जबरदस्त हुआ। इस दौर ने भारत को कुछ ऐसी क्रांतियां दी जिन्होंने देश की तकदीर ही बदल दी। इसमें सबसे पहले बात आती है हरित क्रांति की। 1967-68 के आसपास अच्छी क्वालिटी के बीज, खाद, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई की मदद से खेती की पैदावार में एक ऐसा उछाल आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और जब भी हरित क्रांति की बात होती है, एक नाम हमेशा याद आता है, MS स्वामीनाथन। इन्हें ही भारत की हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसका असर कितना गहरा था वो यहाँ साफ दिखता है। खास तौर पर गेहूं के उत्पादन में तो जैसे एक चमत्कार ही हो गया। दूसरे अनाजों की पैदावार भी बढ़ी, पर गेहूं की बात ही कुछ और थी। खेती के साथ साथ एक और क्रांति देश में हो रही थी, श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन। इस आंदोलन ने दूध के उत्पादन में भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बना दिया, और इस क्रांति के नायक थे वर्गीज कुरियन, जिन्हें हम सब मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो वक्त बदला, और वक्त के साथ भारत की जरूरतें भी। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां देश में प्लानिंग का तरीका ही बदल गया। साल 2014 में एक बड़ा फैसला हुआ। 1950 से चले आ रहे योजना आयोग को भंग कर दिया गया, और फिर ठीक 1 साल बाद 2015 में इसकी जगह ली एक नई संस्था ने, नीति आयोग। लेकिन ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, काम करने का तरीका भी पूरी तरह बदल गया।
देखिए, योजना आयोग प्लान बनाने के साथ साथ राज्यों को पैसे भी देता था। वहीं नीति आयोग का काम एक थिंक टैंक जैसा है, जो सरकार को लंबी अवधि की नीतियां और सलाह देता है, पर इसके पास सीधे पैसे बांटने की पावर नहीं है। तो भारत का ये जो आर्थिक सफर है, ये लगातार बदलने, सीखने और आगे बढ़ने की एक कहानी है। इसने दिखाया है कि कैसे एक देश ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खुद को ढाला है। पर सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा?